दोस्तों, आज की कहानी साल 1999 की है। ये बात आगरा से करीब 5055 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव की है। उस समय गांव की रातें आज जैसी नहीं थी। 8-9 बजे के बाद ज्यादातर दुकानें बंद हो जाती थी, गलियां सुनसान हो जाती थी, दूर खेतों से झिंगुरों की आवाज आती थी और कभी कभी किसी घर के आंगन में बंधे जानवरों की हल्की आवाज। गांव में बिजली थी, लेकिन हर जगह रोशनी नहीं थी और गांव के आखिरी हिस्से में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के लोग उसे सिर्फ बरगद कहते थे। उसके पास कोई मंदिर नहीं था, न कोई मूर्ति, न कोई चबूतरा। फिर भी लोग उस पेड़ से करीब 10-15 कदम की दूरी बनाकर चलते थे। कोई उसके नीचे बैठता नहीं था, कोई उसकी जड़ को छूता नहीं था। और सबसे अजीब बात, गांव का कोई भी बुजुर्ग उस पेड़ के बारे में रात के समय बात नहीं करता था। इसी गांव में रहता था 27 साल का अमित मिश्रा। अमित कुछ सालों से आगरा में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था, लेकिन 1999 की गर्मियों में उसके पिता राजेंद्र मिश्रा की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसलिए अमित को कुछ महीनों के लिए वापस गांव आना पड़ा। शुरुआत में उसे गांव की जिंदगी अच्छी लगी। सुबह जल्दी उठना, घर का खाना, शाम को छत पर बैठना और रात में शहर के ट्रैफिक की जगह चारों तरफ फैला सन्नाटा। उसे लग रहा था कि कुछ दिनों के लिए शहर से दूर रहना शायद अच्छा ही होगा। लेकिन गांव लौटने के चौथे दिन अमित को उस बरगद के बारे में पता चला। उस शाम अमित अपनी दादी कमला देवी के साथ आंगन में बैठा था। दादी चुपचाप सब्जी काट रही थी। अमित ने अचानक पूछा, दादी, वो बरगद वाला पेड़ इतना सुनसान क्यों रहता है? दादी के हाथ रुक गए। उन्होंने उसकी तरफ देखा। कौन सा बरगद? अमित हंस पड़ा। दादी, गांव में एक ही ऐसा बरगद है जिसके पास कोई नहीं जाता। दादी ने कुछ नहीं कहा। अमित ने फिर पूछा, लोग उसके पास से होकर भी नहीं जाते, रास्ता छोड़कर घूम कर जाते हैं। दादी ने धीरे से कहा, क्योंकि वहां जाना मना है। अमित मुस्कुराया। किसने मना किया? दादी ने उसकी तरफ सीधा देखा। गांव ने। अमित हंस पड़ा। गांव ने? दादी ने सब्जी काटना बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद बोली, तुझे ब्रह्म पिशाच के बारे में पता है? अमित की हंसी रुक गई। नाम उसने बचपन में सुना था, लेकिन उसके लिए ब्रह्म पिशाच भी गांव की बाकी डरावनी कहानियों जैसा ही था। उसने कहा, हाँ सुना है। दादी बोली, तो समझ ले, उस बरगद के बारे में भी वही कहानी है। अमित ने पूछा, मतलब वहां ब्रह्म पिशाच रहता है? दादी ने तुरंत कहा, ऐसे मत समझ। तो दादी ने बरगद की दिशा में देखते हुए कहा, गांव में लोग हर प्रेत को भूत कह देते हैं, लेकिन ब्रह्म पिशाच की मान्यता अलग है। अमित ध्यान से सुनने लगा। दादी ने कहा जाता है कि ब्रह्म पिशाच किसी खास जगह से बंधा रहता है। पुराने पीपल या बरगद जैसे पेड़ों से उसका संबंध बताया जाता है। वो कोई ऐसा भटकता हुआ भूत नहीं है जो रात में रास्तों पर घूमता है। अमित ने पूछा, फिर लोग डरते किस बात से हैं? दादी ने बहुत शांत आवाज में कहा, क्योंकि वो अपनी जगह छोड़कर नहीं आता। उन्होंने बरगद की तरफ देखा। लोग उसकी जगह तक चले जाते हैं। अमित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंसकर बोला, दादी, ये सब पुरानी बातें हैं। दादी ने उसकी तरफ देखा। पुरानी है? फिर थोड़ी देर रुककर बोली, लेकिन खत्म नहीं हुई। अगले दिन अमित अपने पिता राजेंद्र के साथ खेत देखने गया। वापस लौटते समय गांव के पुराने मंदिर के पास उसे राकेश मिश्रा मिला। राकेश गांव के मंदिर की देखभाल करता था और उम्र में अमित से करीब 15 साल बड़ा था। अमित ने मजाक में कहा, राकेश भैया, एक बात पूछूं? पूछ। उस बरगद के नीचे ऐसा क्या है कि पूरा गांव उससे डरता है? राकेश का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने कुछ सेकंड अमित को देखा, फिर पूछा, दादी ने बताया? अमित ने कहा, हाँ। राकेश ने आसपास देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, उस पेड़ के बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा है। अमित मुस्कुराया। आप भी दादी जैसी बातें कर रहे हो? राकेश ने कहा। अमित, तू पढ़ा लिखा है, इन बातों पर विश्वास नहीं करता, ठीक है, मत कर। फिर उसकी नजर बरगद की दिशा में चली गई। लेकिन एक बात याद रखना, अमित ने पूछा। क्या? राकेश बोला, उस पेड़ के नीचे जो है उसे तुम्हारे विश्वास की जरूरत नहीं है। अमित की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात खाना खाते समय राजेंद्र ने अचानक पूछा, अमित, हाँ, आज तुम बरगद की तरफ गए थे? अमित ने चौंक कर पिता को देखा। नहीं। राजेंद्र ने फिर पूछा, पक्का? हाँ। राजेंद्र कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, कल से खेत वाले रास्ते से मत जाना। अमित ने पूछा, क्यों? राजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठे और हाथ धोने चले गए। अमित ने दादी की तरफ देखा। दादी पहले से ही उसे देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, तेरे पिता जानते हैं कि मैं तुझे ये बात नहीं बताना चाहती। अमित ने पूछा, कौन सी बात? दादी ने कमरे की तरफ देखा।
फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। हमारे परिवार का उस बरगद से पुराना रिश्ता है। अमित का चेहरा गंभीर हो गया। कैसा रिश्ता? दादी ने कहा, करीब 70 साल पहले हमारे परिवार के एक आदमी ने उस पेड़ के नीचे कुछ किया था। क्या? दादी ने सिर हिलाया। पूरी बात किसी को नहीं पता। फिर आपको क्या पता है? दादी ने कहा, बस इतना कि उसके बाद हमारे परिवार में एक नियम बना। अमित ने पूछा, कौन सा नियम? दादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारे घर का कोई आदमी उस बरगद के नीचे अकेला नहीं जाएगा। अमित ने पूछा, क्यों? दादी चुप रही। अमित ने फिर पूछा, आखिर हुआ क्या था? दादी ने कुछ देर बाद कहा, जिसने पहली बार ये नियम तोड़ा था उनकी आवाज धीमी हो गई। वो वापस तो आया था। अमित ध्यान से सुनता रहा। दादी ने आगे कहा, लेकिन उसके बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। कमरे में कुछ पल बिल्कुल शांति रही। फिर अमित ने पूछा, उसके साथ हुआ क्या था? दादी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उसने वापस आकर एक ही बात कही थी। अमित ने पूछा, क्या? दादी ने बरगद की दिशा में देखते हुए कहा, पेड़ के नीचे जो था वो वहीं रह गया। अमित को बात समझ नहीं आई। तो फिर डर किस बात का? दादी ने उसकी तरफ देखा। यही तो बात है। क्या? वो वहीं रहता है। फिर? दादी बोली, लेकिन कभी कभी इंसान ऐसी जगह देख लेता है जहां उसे नहीं देखना चाहिए। उस रात अमित देर तक सो नहीं पाया। उसे दादी की बातें बार बार याद आ रही थी, लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। आखिर उस बरगद के नीचे ऐसा क्या था और उसके परिवार का उससे क्या संबंध था? रात काफी हो चुकी थी। अमित खिड़की के पास गया। दूर अंधेरे में बरगद दिखाई दे रहा था। विशाल पेड़, स्थिर शाखाएं और उसके नीचे गहरा अंधेरा। अमित कुछ देर उसे देखता रहा। फिर उसे लगा पेड़ के तने के पास जमीन पर जैसे कोई काली चीज पड़ी है। वह आंखें सिकोड़कर देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अमित वापस बिस्तर पर आ गया। उसे लगा शायद अंधेरे का भ्रम था, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले दिन उसे उस बरगद के नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बरगद से जुड़ी एक पुरानी चीज पहले ही उसके परिवार के घर तक पहुंच चुकी थी। अगली सुबह अमित की आंख देर से खुली। रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। उसे बार बार वही बरगद याद आ रहा था, खासकर पेड़ के नीचे दिखाई देने वाली वह काली चीज। लेकिन सुबह की रोशनी में रात की बातें उसे खुद ही बेवकूफ़ी लगने लगी। वो उठकर आंगन में आया। दादी पूजा की तैयारी कर रही थी। अमित ने पूछा, दादी, पिताजी कहाँ हैं? मंदिर गए हैं। इतनी सुबह? दादी ने सिर हिलाया। सुबह से ही चले गए थे। अमित ने पानी पिया और वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद राजेंद्र वापस आए। उनके हाथ में कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी चीज थी। अमित की नजर उसी पर चली गई। उसने पूछा, क्या है? राजेंद्र ने जवाब नहीं दिया, सीधे अपने कमरे में चले गए। अमित को बात अजीब लगी। वह कुछ देर बाद उनके कमरे में गया। राजेंद्र वही कपड़ा खोल रहे थे। अंदर एक छोटा सा काला ताबीज था, पुराना, किनारों से घिसा हुआ। उसमें लाल धागा बंधा था। अमित ने पूछा, ये कहाँ मिला? राजेंद्र ने तुरंत कपड़ा उसके ऊपर रख दिया। तुझे किसने बताया कि ये मिला है? किसी ने नहीं। फिर? अमित ने कहा, आपका चेहरा देखकर समझ आ गया। राजेंद्र कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ये मुझे मंदिर के पुराने सामान में मिला। अमित ने पूछा, मंदिर में? हाँ। तो इतना छुपाकर क्यों रख रहे हो? राजेंद्र ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि इसे घर में रखना ठीक नहीं है। अमित ने हंसने की कोशिश की। तो फिर घर में लाए ही क्यों? राजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ताबीज को वापस कपड़े में लपेट दिया। दोपहर में अमित को दादी के कमरे की सफाई करने को कहा गया। पुरानी संदूकची हटाते समय उसे नीचे दबा हुआ एक कागज मिला। कागज बहुत पुराना था। उस पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 1929। अमित ने कागज दादी को दिखाया। दादी ने देखते ही उसे उसके हाथ से ले लिया। ये कहाँ मिला? संदूक के नीचे। दादी ने कागज को उलट पलट कर देखा, फिर बोली, इसे वापस रख दे। अमित ने पूछा, इस पर एक 929 क्यों लिखा है? पुराना कागज है। किसका? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। अमित ने कागज वापस देने से मना कर दिया। दादी, आप मुझसे कुछ छिपा रही हो। दादी ने गहरी सांस ली। हाँ। अमित चुप हो गया। दादी ने कहा, लेकिन अभी बताना सही नहीं है। कब बताओगी? जब जरूरत होगी। शाम को अमित घर से बाहर निकला। गांव की चाय की दुकान पर राकेश बैठा था। अमित उसके पास जाकर बैठ गया। भैया, एक बात पूछूं? राकेश ने चाय रखते हुए कहा। फिर बरगद? अमित हंसा। हाँ। राकेश का चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ? अमित ने एक 929 वाली बात बताई। राकेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुझे हरिनारायण का नाम पता है? नहीं।
उस समय हमारे गांव में एक आदमी था, हरिनारायण मिश्रा। अमित ध्यान से सुनने लगा। वो तुम्हारे परिवार से था? मेरे परिवार से? राकेश ने सिर हिलाया। हाँ। उसका बरगद से क्या संबंध था? राकेश ने चाय का गिलास नीचे रखा। यही बात किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ होगा। हुआ था क्या? राकेश ने आसपास देखा, फिर धीमे से कहा, हरिनारायण एक रात अपने दोस्त देवेंद्र के साथ बरगद के नीचे गया था। अमित ने पूछा, क्यों? कहा जाता है कि उन पेड़ की जड़ों के बीच कुछ मिला था। क्या? राकेश ने सिर हिलाया। किसी को नहीं पता। फिर सुबह हरिनारायण अकेला वापस आया। अमित ने पूछा, देवेंद्र? वापस नहीं आया। अमित कुछ सेकंड चुप रहा। फिर मिला नहीं? नहीं। लाश? राकेश ने सिर हिला दिया। कुछ भी नहीं मिला। अमित ने पूछा, और हरिनारायण? राकेश की आवाज धीमी हो गई। वो वापस तो आया था, लेकिन उसने उसके बाद कभी उस बरगद के पास कदम नहीं रखा। अमित ने पूछा, और वो ताबीज? राकेश का चेहरा बदल गया। तुझे ताबीज के बारे में किसने बताया? अमित ने कहा, मैंने देखा है। राकेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर वही ताबीज है तो उसे घर में मत रखना। क्यों? क्योंकि वो हरिनारायण का नहीं था। अमित ने तुरंत पूछा, तो किसका था? राकेश ने सिर हिलाया। ये कोई नहीं जानता। लेकिन वो मिला कहाँ था? राकेश ने बरगद की तरफ देखा, उसी पेड़ की जड़ों के बीच। उस रात अमित ने खाना जल्दी खा लिया। वह अपने कमरे बैठा था, तभी राजेंद्र अंदर आए। उनके हाथ में वही काला ताबीज था। अमित ने पूछा, पिताजी, इसे वापस मंदिर ले जा रहे हो? राजेंद्र ने कहा, नहीं। तो उन्होंने ताबीज मेज पर रखा। इसे कल बरगद के पास वापस रखना होगा। अमित चौंका, आप खुद जाएंगे? हाँ, मैं भी चलूंगा। राजेंद्र ने तुरंत कहा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है। अमित ने पूछा, तो किसके लिए है? राजेंद्र कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, शायद हमारे परिवार के लिए। अमित ने ताबीज को देखा। पिताजी, दादी कहती हैं कि परिवार का कोई आदमी उस पेड़ के नीचे अकेला नहीं जाता। राजेंद्र ने कहा, इसीलिए मैं अकेला नहीं जाऊंगा। कौन जाएगा आपके साथ? राजेंद्र ने जवाब नहीं दिया, बस ताबीज उठाया और कमरे से बाहर चले गए। रात करीब 11 बजे अमित को अचानक नींद खुल गई। घर पूरी तरह शांत था। वह पानी पीने के लिए बाहर आया। आंगन में हल्की चांदनी थी। तभी उसकी नजर मेज पर पड़ी। वही ताबीज वहां रखा था, लेकिन अब उसके चारों तरफ लाल धागा नहीं था। अमित पास गया। ताबीज बिल्कुल शांत पड़ा था। उसने उसे छुआ नहीं। तभी पीछे से दादी की आवाज आई, अमित। वह पलटा। दादी दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ? दादी ने ताबीज को देखा। उनके चेहरे का रंग बदल गया। इसे हाथ मत लगाना, अमित ने कहा। मैंने छुआ भी नहीं। दादी धीरे धीरे उसके पास आई। उन्होंने ताबीज को ध्यान से देखा, फिर बोली, ये वही नहीं है? अमित चौंक गया। क्या ताबीज वही है? दादी ने लाल धागे की तरफ देखा, लेकिन धागा बदल गया है। अमित ने कहा, इसमें तो धागा था ही नहीं। दादी ने उसकी तरफ देखा। मैंने इसे शाम को देखा था, तब इसमें लाल धागा था। दोनों कुछ सेकंड ताबीज को देखते रहे। फिर दादी ने धीरे से कहा, इसे यहां से हटाना होगा। अमित ने पूछा, कहाँ? दादी ने जवाब दिया, जहां से ये आया था। अमित ने पूछा, बरगद? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन पिताजी कल ले जाने वाले थे। दादी ने तुरंत कहा, कल नहीं। अमित ने पूछा, फिर? दादी ने बरगद की दिशा में देखते हुए कहा, आज रात। अमित का चेहरा गंभीर हो गया। अभी? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। डरो बस ताबीज को कपड़े में लपेटा, और उसी समय दूर गांव के आखिरी छोर पर खड़ा पुराना बरगद चांदनी में दिखाई दे रहा था। पेड़ के नीचे कोई नहीं था, फिर भी उसके सबसे नीचे वाली जड़ के पास लाल रंग की एक पतली रेखा दिखाई दे रही थी। अमित ने खिड़की से देखा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे जमीन पर कोई पुराना निशान फिर से उभर आया हो, लेकिन इस बार उस निशान के बीच कोई अक्षर नहीं था, सिर्फ एक गोल आकृति थी। और दादी उसे देखते ही फुसफुसाई, ये निशान मैंने बचपन में भी देखा था। दोपहर में अमित दादी के पास बैठा था। सुबह से उसके दिमाग में वही ताबीज घूम रहा था। आखिर वह चीज थी क्या? और उसके पिता उसे बरगद के पास वापस क्यों रखना चाहते थे? अमित ने दादी से फिर पूछा, दादी, हरिनारायण कौन था? दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ये नाम तुझे राकेश ने बताया? हाँ। दादी ने गहरी सांस ली।
तो अब शायद मुझे भी तुझे कुछ बताना पड़ेगा। अमित उनके पास आकर बैठ गया। दादी ने कहना शुरू किया, हरिनारायण हमारे परिवार के ही थे। ये बात करीब 70 साल पुरानी है। उनके साथ देवेंद्र नाम का एक आदमी भी था। दोनों एक रात उस बरगद के पास गए थे। अमित ने पूछा, लेकिन क्यों? दादी ने सिर हिलाया। यही बात मुझे मेरे दादा ने बताई थी। उन्होंने खुद देखा था कुछ हिस्सा, और बाकी उन्हें गांव के बुजुर्गों से पता चला था। दादी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कहा जाता था कि उस समय बरगद की जड़ों के बीच एक काला पत्थर दिखाई देता था। उस पत्थर के आसपास कुछ अजीब निशान बने हुए थे। हरिनारायण को लगा कि वहां कोई पुरानी चीज दबाई गई है। अमित ने पूछा, क्या था उसमें? दादी ने कहा, यही तो कोई नहीं जानता, लेकिन उस रात दोनों ने वहां कुछ निकाला था। क्या? दादी ने धीरे से कहा, एक छोटा सा काला ताबीज। अमित की नजर तुरंत उस ताबीज की तरफ चली गई जो थोड़ी दूर कपड़े में रखा था। दादी ने उसकी नजर देख ली। उन्होंने कहा, हाँ, कहा जाता है कि वही ताबीज था। अमित ने पूछा, फिर? दादी बोली, देवेंद्र उसे वापस उसी जगह रखना चाहता था, लेकिन हरिनारायण तैयार नहीं था। दोनों में बहस हुई। उसके बाद क्या हुआ? दादी की आवाज धीमी हो गई। सुबह हरिनारायण अकेला वापस आया। अमित ने पूछा, देवेंद्र? वो नहीं आया। फिर कभी? दादी ने सिर हिला दिया। नहीं। गांव वालों ने उसे ढूंढा 3 दिन तक। मिला? नहीं। अमित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, और हरिनारायण ने क्या बताया? दादी ने बरगद की दिशा में देखा। उसने किसी को पूरी बात नहीं बताई, बस अपने छोटे भाई से एक बात कही थी। अमित ने पूछा, क्या? दादी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बरगद के नीचे जो था उसे वहीं रहने देना चाहिए था। अमित ने पूछा, फिर? उसके बाद हरिनारायण ने कभी उस पेड़ के पास जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन गांव में बम पिशाच वाली बात कब शुरू हुई? दादी ने कहा, लोग पहले भी उस पेड़ से बचते थे, लेकिन देवेंद्र के गायब होने के बाद डर और बढ़ गया। अमित ने पूछा, क्या किसी ने ब्रह्म पिशाच को देखा था? दादी ने तुरंत कहा, नहीं। तो फिर? गांव की मान्यता थी कि देवेंद्र के गायब होने के बाद उस जगह पर कुछ जाग गया था। अमित ने पूछा, कुछ मतलब? दादी ने कहा, ब्रह्म पिशाच। फिर उन्होंने तुरंत जोड़ दिया, लेकिन ध्यान रखना, किसी ने उसे सड़क पर घूमते हुए नहीं देखा था। उसका ठिकाना वही बरगद माना जाता था। लोगों का डर पेड़ से था, उस चीज से नहीं जो गांव में घूमती फिरती हो। अमित कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने पूछा, और वो ताबीज? दादी ने उसकी तरफ देखा। अगर तेरे पिता को सच में वही ताबीज मिला है, वो कुछ पल रुकी, तो उसे वापस उसी जगह रखना होगा। अमित ने पूछा, क्यों? दादी ने कहा, क्योंकि मेरे दादा कहा करते थे, जिस चीज को उस पेड़ के नीचे से निकाला गया था उसे घर में रखना ठीक नहीं। अमित ने धीरे से पूछा, और अगर वापस रख दें? दादी ने बरगद की तरफ देखा, तो शायद सब शांत हो जाए। और अगर नहीं हुआ? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठकर अंदर चली गई। अमित वहीं बैठा रहा। अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ गांव की अफवाह नहीं थी, क्योंकि उसके अपने परिवार में भी 70 साल बाद वही ताबीज फिर से लौट आया था। दादी की बात सुनने के बाद अमित काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी, अगर तेरे पिता को सच में वही ताबीज मिला है। अमित ने अंदर जाकर देखा, ताबीज अभी भी कपड़े में रखा था, लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानना चाहता था कि आखिर उसके परिवार का इस बरगद से इतना पुराना संबंध क्या था। उसी शाम उसने दादी से फिर पूछा, दादी, हरिनारायण के बाद हमारे परिवार में किसी ने उस जगह जाने की कोशिश की थी? दादी ने कहा, एक बार। किसने? तेरे दादा। अमित चौंक गया। दादा? हाँ। उन्होंने क्या देखा था? दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैंने उनसे खुद पूछा था। उन्होंने कहा था कि बरगद के पास पहुंचते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वहां की हवा बाकी गांव से अलग हो। अमित ने पूछा, उन्होंने कुछ देखा? नहीं। फिर? उन्होंने बस एक बात कही थी। क्या? दादी ने कहा, उस पेड़ के नीचे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां अकेले खड़े होकर भी ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो। अमित चुप हो गया। दादी ने आगे कहा, उन्होंने फिर कभी उस पेड़ के पास जाने की कोशिश नहीं की। शाम होते होते राकेश घर आ गया। उसने राजेंद्र से कुछ देर बात की, फिर अमित को देखकर बोला, तू भी सुन ले। अमित पास आकर बैठ गया। राकेश ने कहा, कल सुबह ताबीज वापस रखना होगा। अमित ने पूछा,
आप भी चलोगे? हाँ। और कौन? मैं, तेरे पिता और गिरधारी लाल। अमित ने तुरंत कहा, मैं भी चलूंगा। राजेंद्र ने मना कर दिया। नहीं, अमित ने कहा। क्यों? क्योंकि तू इस मामले में पहले ही बहुत आगे जा चुका है। लेकिन ताबीज मेरे परिवार का है। राजेंद्र ने उसकी तरफ देखा। इसीलिए नहीं चाहता कि तू जाए। अमित ने कहा, अगर 70 साल पुरानी बात है तो उसे खत्म करना भी तो जरूरी है। राजेंद्र कुछ बोलने ही वाले थे कि दादी ने बीच में कहा, उसे जाने दो। राजेंद्र ने दादी की तरफ देखा। दादी बोली, शायद अब उसे सब जानना ही होगा। कमरे में कुछ पल शांति रही। फिर राजेंद्र ने सिर हिला दिया। ठीक है। अगली सुबह चारों लोग बरगद की तरफ निकल पड़े। अमित के हाथ में ताबीज था। वह उसे कपड़े में लपेटकर पकड़े हुए था। रास्ते में गिरधारी लाल ने एक बार भी पेड़ की तरफ नहीं देखा। अमित ने पूछा, चाचा, आपने हरिनारायण को देखा था? गिरधारी लाल हंसे। मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था। फिर आपको यह सब कैसे पता? उन्होंने कहा, मेरे पिता उस समय जवान थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया था। क्या? गिरधारी लाल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, उन्होंने कहा था कि उस रात बरगद के नीचे 2 आदमी गए थे, लेकिन वापस सिर्फ एक आया। अमित ने पूछा, हरिनारायण? हाँ। और देवेंद्र? गिरधारी लाल ने सिर हिलाया। उसका कुछ पता नहीं चला। अमित ने पूछा, क्या आपके पिता ने कुछ अजीब देखा था? गिरधारी लाल ने कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अगले दिन बरगद के नीचे मिट्टी वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। मतलब जैसे किसी ने वहां कुछ दबाया हो। अमित ने ताबीज को देखा। अब उसे समझ आ रहा था कि दादी ने इस चीज को इतनी गंभीरता से क्यों लिया था। कुछ देर बाद वे बरगद के पास पहुंच गए। दोपहर का समय था। सूरज बिल्कुल ऊपर था। पेड़ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके नीचे वही अजीब सन्नाटा था। राकेश ने कहा, यहीं रुकते हैं। राजेंद्र ने ताबीज लिया। वह धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़े। अमित दूर खड़ा देखता रहा। राजेंद्र ने जड़ों के पास पहुंचकर जमीन देखी, फिर अचानक रुक गए। उन्हें पीछे मुड़कर राकेश को देखा। यहां मिट्टी पहले ऐसी नहीं थी। राकेश ने पूछा, क्या बदला है? राजेंद्र ने नीचे इशारा किया। मिट्टी के बीच एक पतली सी दरार थी, जैसे जमीन थोड़ी सूखकर फट गई हो, लेकिन उस दरार के अंदर कुछ लाल दिखाई दे रहा था। अमित ने दूर से ही पूछा, क्या है? राजेंद्र ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने ताबीज को उस जगह के पास रखा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर बहुत हल्की हवा चली। बरगद की ऊपरी शाखाएं हिली, लेकिन नीचे की जड़ें और पत्तियां बिल्कुल स्थिर रहीं। गिरधारी लाल ने तुरंत कहा, वापस आ जाओ। राजेंद्र ने ताबीज वहीं छोड़ दिया और पीछे हटने लगे। तभी अमित की नजर जमीन पर गई। ताबीज के पास मिट्टी पर एक आकृति बन गई थी, गोल। उसके बीच में 3 छोटी रेखाएं। अमित ने कहा, यह निशान। राकेश ने उसे रोक दिया। पास मत जाना। अमित ने पूछा, पहले भी था? गिरधारी लाल ने सिर हिलाया। नहीं। तो फिर अभी कैसे बना? किसी के पास जवाब नहीं था। वे वापस मुड़ने लगे। तभी अमित को लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लिया, अमित। वह तुरंत रुक गया। उसने पीछे देखा। बरगद के नीचे कोई नहीं था। राजेंद्र ने पूछा, क्या हुआ? अमित ने कहा, किसी ने मेरा नाम लिया। राकेश ने तुरंत कहा, किसी ने नहीं लिया, लेकिन मैंने साफ सुना। गिरधारी लाल ने कहा, चल। अमित ने फिर पेड़ की तरफ देखा। इस बार भी वहां कुछ नहीं था, सिर्फ जड़ें, सिर्फ मिट्टी, सिर्फ पेड़। और फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ रही है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। घर लौटने के बाद दादी ने सबसे पहले पूछा, ताबीज वहीं छोड़ आए? राजेंद्र ने कहा, हाँ। दादी ने आंखें बंद कर लीं। अच्छा हुआ, अमित ने कहा। लेकिन वहां एक निशान बना था। दादी ने उसकी तरफ देखा। कैसा निशान? अमित ने उसे समझाने की कोशिश की। गोल आकृति और उसके बीच 3 रेखाएं। दादी का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। 3 रेखाएं? हाँ। दादी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, मेरे दादा ने भी इस निशान का जिक्र किया था। अमित ने पूछा, उन्होंने इसे देखा था? हाँ। कब? देवेंद्र के गायब होने के बाद। अमित चौंक गया। तो इसका मतलब? दादी ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर वह अंदर चली गई। कुछ देर बाद वापस आई। उनके हाथ में पूजा की एक पुरानी माला थी।
उन्होंने उसे अमित को नहीं दिया, बस देखते हुए बोली, एक बात और है जो मैंने तुझे नहीं बताई। अमित ने पूछा, क्या? देवेंद्र बरगद के नीचे सिर्फ हरिनारायण के साथ नहीं गया था? अमित चौंका। तो दादी ने कहा, उससे पहले भी वह अकेले वहां गया था। क्यों? किसी को नहीं पता। फिर क्या हुआ? दादी ने कहा, वो वापस आया था। अमित ने राहत की सांस ली। तो फिर? दादी की आवाज धीमी हो गई। लेकिन अगले दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग से कहा था कि उसे बरगद के नीचे किसी की आवाज सुनाई दी थी। अमित ने पूछा, किसकी? दादी ने सिर हिलाया। यही नहीं पता। उसने क्या कहा? दादी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उसने कहा था कि आवाज किसी ऐसे आदमी की थी जो बहुत साल पहले मर चुका था। अमित के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। दादी ने आगे कहा, और उसके 2 दिन बाद देवेंद्र हरिनारायण के साथ उस पेड़ के नीचे गया। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। अमित ने धीरे से पूछा, दादी, क्या देवेंद्र को पहले से पता था कि वहां कुछ है? दादी ने जवाब नहीं दिया, बस बरगद की दिशा में देखा। फिर बोली, शायद उसे पता था। क्या? कि उस पेड़ के नीचे सिर्फ एक पुरानी चीज नहीं थी। फिर क्या था? दादी ने धीमे स्वर में कहा, किसी की प्रतीक्षा। अमित कुछ बोल नहीं पाया और उसी रात बरगद के नीचे रखा ताबीज अपनी जगह पर था, लेकिन गांव से बहुत दूर उस घर के अंदर। अमित को पहली बार महसूस हुआ कि उस कहानी में देवेंद्र सिर्फ एक गायब हुआ आदमी नहीं था। उसकी भूमिका शायद उससे कहीं बड़ी थी। उस रात अमित काफी देर तक सो नहीं पाया। दादी की एक बात उसके दिमाग में अटक गई थी, किसी की प्रतीक्षा। बरगद के नीचे आखिर कौन किसका इंतजार कर रहा था? और देवेंद्र को उस जगह के बारे में पहले से क्या पता था? अमित करवट बदलता रहा। फिर उसने तय किया कि सुबह होते ही दादी से पूरी बात पूछेगा। सुबह वह सीधे दादी के पास गया। दादी, हाँ, कल आपने कहा था कि देवेंद्र पहले भी बरगद के नीचे गया था। दादी ने सिर हिलाया। हाँ। आपको ये बात किसने बताई थी? दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मेरे दादा ने। उन्होंने देवेंद्र को देखा था? नहीं। तो देवेंद्र के साथ उस समय गांव का एक आदमी था, मोहन। अमित बैठ गया। वो कौन था? मंदिर के पास रहता था, उम्र में देवेंद्र से थोड़ा बड़ा। और उसने क्या देखा? दादी बोली, उसने देवेंद्र को एक शाम बरगद की तरफ जाते देखा था। अकेले? हाँ। फिर? करीब आधे घंटे बाद देवेंद्र वापस आया। अमित ने पूछा, क्या हुआ था वहां? दादी ने कहा, देवेंद्र बहुत परेशान लग रहा था। उसने मोहन से कुछ कहा? हाँ। क्या? दादी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, उसने कहा था कि उसे बरगद के नीचे किसी की आवाज सुनाई दी। अमित ने पूछा, किसकी? उसने नाम नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मोहन के पूछने पर देवेंद्र ने सिर्फ इतना कहा था। दादी ने धीमी आवाज में कहा, जिसे मैंने सुना, वो आदमी इस गांव में अब नहीं रहता। अमित ने पूछा, मर चुका था? शायद। देवेंद्र ने फिर क्या किया? उसने मोहन से कहा कि इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अमित ने धीरे से पूछा, लेकिन उसने हरिनारायण को क्यों बताया? दादी ने कहा, यही तो रहस्य है। दोपहर में अमित राकेश के पास गया, उसे सारी बात बताई। राकेश कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हो सकता है देवेंद्र को डर लगा हो। अमित ने कहा, लेकिन वो दोबारा वहां गया। हाँ। क्यों? राकेश ने जवाब नहीं दिया। अमित ने कहा, मुझे लगता है उसे पता था कि वहां क्या है। राकेश ने तुरंत कहा, यह मत मान लेना। क्यों? क्योंकि उस समय किसी को नहीं पता था कि बरगद के नीचे क्या है। अमित ने पूछा, फिर हरिनारायण ने ताबीज कहां से पाया? राकेश चुप हो गया। अमित समझ गया कि यही सवाल सबसे जरूरी था। शाम को गिरधारी लाल खुद अमित के घर आए। उन्होंने अमित को देखते ही कहा, तेरी दादी ने तुझे देवेंद्र वाली बात बता दी? हाँ। गिरधारी लाल ने लंबी सांस ली। तो अब एक और बात सुन। दोनों आंगन में बैठ गए। गिरधारी लाल बोले, मेरे पिता ने मुझे बताया था कि देवेंद्र के गायब होने से करीब 1 सप्ताह पहले गांव में एक अजीब बात हुई थी। क्या? रात में किसी ने मंदिर की पुरानी घंटी बजती सुनी थी। अमित ने पूछा, किसने? मंदिर के पुजारी ने। लेकिन मंदिर तो बंद था। हाँ। फिर घंटी कैसे बजी? गिरधारी लाल ने कहा, किसी को नहीं पता। अमित ने पूछा, क्या इसका बरगद से संबंध था? उस समय किसी ने नहीं जोड़ा। फिर? देवेंद्र के गायब होने के बाद लोगों ने इन घटनाओं को जोड़ना शुरू किया। अमित ने कहा,
मतलब गांव में पहले से कुछ अजीब हो रहा था? गिरधारी लाल ने सिर हिलाया। हाँ। फिर उन्होंने एक और बात बताई। उस रात देवेंद्र के साथ जाने से पहले हरिनारायण ने मंदिर में काफी देर तक श्यामलाल के पिता से बात की थी। अमित ने पूछा, क्या बात? उन्होंने पूछा था। गिरधारी लाल कुछ पल रुके, फिर बोले, क्या किसी प्रेत को किसी जगह बांधा जा सकता है? अमित बिल्कुल चुप हो गया। उसी समय पीछे से राजेंद्र की आवाज आई। ये बात तुम्हें किसने बताई? गिरधारी लाल ने उनकी तरफ देखा। मेरे पिता ने। राजेंद्र कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, उन्होंने सही बताया था। अमित ने तुरंत पूछा, तो अब जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था? राजेंद्र ने उसकी तरफ देखा। पूरी बात नहीं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे कुछ बातें बताई थी। अमित आगे बढ़ा। बताइए। राजेंद्र ने कहा, हरिनारायण और देवेंद्र उस रात बरगद के पास किसी चीज को देखने गए थे। किस चीज को? उन्हें लगा था कि वहां कोई पुरानी वस्तु दबाई गई है। ताबीज? राजेंद्र ने सिर हिलाया। हाँ। और उन्हें वो मिला? हाँ। फिर? राजेंद्र की आवाज धीमी हो गई। देवेंद्र ने उसे छूने से मना किया। अमित ने पूछा, लेकिन हरिनारायण ने? उसने ताबीज उठा लिया। फिर? कुछ नहीं हुआ। अमित ने हैरानी से पूछा, कुछ भी नहीं? नहीं। तो फिर देवेंद्र क्यों गायब हुआ? राजेंद्र ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि असली बात ताबीज उठाने के बाद हुई। अमित ने पूछा, क्या? राजेंद्र ने कहा, हरिनारायण ने ताबीज वापस रखने की कोशिश की और तभी देवेंद्र ने कहा कि उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। किसकी? राजेंद्र ने सिर हिलाया। उसने नाम नहीं बताया। फिर? देवेंद्र बरगद की जड़ों की तरफ देखने लगा। उसने क्या देखा? राजेंद्र कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यही बात मेरे पिता भी नहीं बता पाए। अमित ने पूछा, क्यों? राजेंद्र ने कहा, क्योंकि देवेंद्र ने उस रात के बाद कभी किसी से बात ही नहीं की। अमित चौंक गया। लेकिन आपने कहा था कि वो गायब हो गया। हाँ, तो उससे पहले? राजेंद्र ने सिर हिलाया। वो घर लौटकर नहीं गया था। फिर? वो बरगद के पास ही रह गया। अमित ने धीरे से पूछा, मतलब? राजेंद्र ने कहा, सुबह जब लोग वहां पहुंचे, हरिनारायण अकेला था। देवेंद्र कहाँ था? किसी को नहीं पता। अमित ने पूछा, फिर गांव वालों ने क्या किया? राजेंद्र ने कहा, बरगद के आसपास खोजा, कुछ मिला? नहीं। ताबीज? वो भी नहीं। अमित चौंका। लेकिन आपने कहा था कि हरिनारायण ने उसे वापस रखने की कोशिश की थी। हाँ, तो फिर? राजेंद्र ने उसकी तरफ देखा। हरिनारायण ने कहा था कि उसने ताबीज वापस रख दिया था। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे, राजेंद्र रुक गए। वहां ताबीज नहीं था। अमित ने तुरंत पूछा, तो कहां गया? राजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद बोले, यही बात 70 साल से किसी को समझ नहीं आई। उस रात अमित बरामदे में बैठा था। दादी उसके पास आई। उन्होंने पूछा, अब समझ आया कि लोग उस बरगद से क्यों बचते हैं? अमित ने कहा, थोड़ा। क्या समझा? अमित ने कहा, वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई ठीक से समझ नहीं पाया। दादी ने सिर हिलाया। सही। अमित ने पूछा, लेकिन ब्रह्म पिशाच? दादी बोली, उसका नाम बाद में आया। मतलब? देवेंद्र के गायब होने के बाद लोगों ने मान लिया कि वहां कोई प्रेत है। अमित ने पूछा, और वो पेड़ से बंधा है? गांव की मान्यता यही है। क्या किसी ने उसे देखा? दादी ने कहा, नहीं। अमित ने पूछा, फिर इतना विश्वास कैसे? दादी ने बरगद की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि जिसने भी उस जगह को छेड़ने की कोशिश की, उसके साथ कुछ न कुछ हुआ। क्या? किसी की फसल खराब हुई, किसी ने कई दिनों तक उस पेड़ की तरफ देखना छोड़ दिया, और कुछ लोग तो गांव छोड़कर चले गए। अमित ने पूछा, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं? दादी ने कहा, नहीं। फिर उन्होंने एक बात और कही, और यही बात सबसे ज्यादा डराती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने उसे देखा ही नहीं। दादी की आवाज धीमी हो गई। तो फिर लोग किससे डरते रहे? अमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह अमित अकेला घर से बाहर निकला। वह बरगद के पास जाने नहीं वाला था, सिर्फ गांव की उसी पगडंडी से होकर खेत की तरफ जा रहा था। लेकिन बरगद से काफी पहले उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां लाल धागे का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। अमित रुक गया। उसने उसे छुआ नहीं, बस दूर से देखा। फिर उसे याद आया, ताबीज कल बरगद के नीचे रखा गया था। वह धीरे धीरे पीछे हट गया।
उसे पहली बार लगा कि शायद दादी सही कहती थी, उस जगह को छेड़ना जरूरी नहीं था। लेकिन तभी बरगद की दिशा से एक बहुत हल्की आवाज आई। कोई शब्द नहीं, बस जैसे किसी ने बहुत दूर से उसका नाम लेने की कोशिश की हो। अमित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह सीधे घर की तरफ चल पड़ा और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय बरगद के नीचे रखा ताबीज अपनी जगह पर नहीं था। अमित घर पहुंचते ही सीधे आंगन में आया। उसके चेहरे से ही दादी समझ गई कि कुछ हुआ है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? अमित ने कुछ पल चुप रहकर कहा, बरगद के पास कुछ मिला था। दादी का चेहरा गंभीर हो गया। क्या? लाल धागे का एक टुकड़ा? दादी कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर बोली, तूने उसे छुआ तो नहीं? नहीं। दादी ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल अमित ने पूछा, दादी, ताबीज अभी भी वही है ना? दादी ने तुरंत राजेंद्र को बुलाया। कुछ ही देर में राजेंद्र बाहर आ गए। अमित ने पूछा, पिताजी, कल आपने ताबीज कहाँ रखा था? बरगद की जड़ के पास। वहीं पड़ा था। हाँ, अमित ने कहा, आज वहां नहीं था। राजेंद्र का चेहरा बदल गया। तुझे कैसे पता? अमित ने कहा, मैं सुबह वहां से होकर आया था। राजेंद्र कुछ क्षण चुप रहे, फिर राकेश को बुलाने के लिए किसी को भेज दिया। करीब आधे घंटे बाद राकेश और गिरधारी लाल भी घर आ गए। राजेंद्र ने सारी बात बताई। गिरधारी लाल ने तुरंत कहा, वहां जाकर देखना पड़ेगा। अमित ने पूछा, लेकिन अगर ताबीज वहां नहीं है तो? गिरधारी लाल ने कहा, यही तो देखना है कि गया कहां। राकेश ने धीरे से कहा, हो सकता है किसी ने उठा लिया हो। अमित बोला, लेकिन वहां कोई जाता ही नहीं। राकेश ने उसकी तरफ देखा, इसलिए तो बात गंभीर है। चारों फिर बरगद की तरफ निकल पड़े। इस बार अमित के कदम पहले से धीमे थे। वह पेड़ के करीब पहुंचते ही रुक गया। कल जहां ताबीज रखा गया था, वहां मिट्टी साफ थी, ताबीज नहीं था। राजेंद्र ने चारों तरफ देखा, किसी ने उठाया है। गिरधारी लाल ने जमीन को ध्यान से देखा। नहीं। क्यों? उन्होंने जड़ों की तरफ इशारा किया। अगर कोई आदमी यहाँ आया होता तो मिट्टी पर कुछ न कुछ निशान होते। अमित ने चारों तरफ देखा। वाकई जमीन पर कोई नया निशान नहीं था, न पैरों के, न किसी चीज को घसीटने के, कुछ भी नहीं। राकेश ने पूछा, तो फिर ताबीज गया कहाँ? किसी के पास जवाब नहीं था। गिरधारी लाल ने बरगद की जड़ों को ध्यान से देखा। एक जगह मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। उन्होंने कहा, इसे हटाओ। राजेंद्र ने हाथ से मिट्टी हटाई। नीचे एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया, लेकिन खाली। अमित ने पूछा, क्या ताबीज यही था? गिरधारी लाल ने सिर हिलाया। नहीं। तो फिर? उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी राकेश की नजर पेड़ के तने पर गई। ये देखो। तने पर एक जगह छाल थोड़ी अलग रंग की थी, जैसे किसी पुराने निशान को मिटाने की कोशिश की गई हो। अमित पास जाना चाहता था, लेकिन राजेंद्र ने उसे रोक दिया। दूर रह, राकेश ने कहा, ये निशान पहले भी था। गिरधारी लाल ने जवाब दिया, बहुत पुराना है। क्या है? पता नहीं। अमित ने पूछा, क्या ये वही निशान है जो कल जमीन पर बना था? गिरधारी लाल ने गौर से देखा, फिर बोले, नहीं। तो उन्होंने कहा, ये उससे भी पुराना है। वे वापस लौटने लगे। तभी गिरधारी लाल अचानक रुक गए। 1 मिनट। उन्होंने बरगद की एक मोटी जड़ के नीचे हाथ डालकर कुछ निकाला। एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, काला, उस पर लाल धागे की एक सिलाई थी। अमित ने देखते ही कहा, यह ताबीज का कपड़ा है। राजेंद्र ने उसे हाथ में लिया। कुछ देर देखते रहे, फिर बोले, हाँ। राकेश ने पूछा, लेकिन ताबीज कहाँ है? राजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। घर लौटने के बाद दादी ने कपड़े का टुकड़ा देखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अमित ने पूछा, दादी, अब क्या होगा? दादी ने कहा, कुछ नहीं होगा। आपको इतना भरोसा कैसे है? क्योंकि ताबीज वापस जगह पर था। अमित ने कहा, लेकिन अब नहीं है। दादी चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, यही तो चिंता की बात है। अमित ने पूछा, क्यों? दादी ने जवाब देने के बजाय गिरधारी लाल की तरफ देखा। तुमने उसे कहाँ रखा था? गिरधारी लाल ने कहा, बरगद की जड़ के पास। दादी ने पूछा, ठीक उसी जगह? हाँ। दादी ने आंखें बंद कर ली, फिर बोली, तो अब समझो। क्या? दादी ने धीमे से कहा, किसी ने उसे वहां से हटाया नहीं है। अमित ने पूछा, फिर? दादी ने बरगद की दिशा में देखते हुए कहा, वो वहां रहा ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित ने कहा, मतलब? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को गांव के कुछ बुजुर्ग राजेंद्र के घर आए। उनमें मोहन लाल भी था, वही आदमी जिसके बारे में दादी ने बताया था। उसने अमित को देखते हुए कहा,
तुम्हें ये सब नहीं जानना चाहिए था। अमित ने पूछा, क्यों? मोहनलाल ने कहा, क्योंकि जितना ज्यादा जानोगे उतना ज्यादा उस जगह के बारे में सोचोगे, और उस जगह को भूलना ही बेहतर है। अमित ने पूछा, देवेंद्र के साथ असल में क्या हुआ था? कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद मोहनलाल बोला, मैंने उसे उस शाम देखा था। अमित तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। जब वो बरगद के पास गया था? हाँ, वो अकेला था। हाँ, उसने कुछ कहा? मोहनलाल ने सिर हिलाया। हाँ, क्या? मोहनलाल ने कहा, उसने मुझसे पूछा था कि अगर कोई मरा हुआ आदमी वापस आ जाए तो क्या उसे पहचान पाओगे? अमित के चेहरे पर हैरानी थी। आपने क्या कहा? मैं हंस दिया था। फिर? देवेंद्र नहीं हंसा। उसने क्या कहा? मोहनलाल ने धीरे से कहा, उसने कहा था, मैंने उसे देखा नहीं है, मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी है। कमरे में बैठे किसी ने कुछ नहीं कहा। मोहनलाल ने आगे बताया, उसके बाद उसने बरगद की तरफ देखा। फिर बोला, वह कुछ पल रुका, वो मुझे पहचानता था। अमित ने पूछा, कौन? मोहनलाल ने सिर हिलाया। उसने नाम नहीं बताया। रात को अमित अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसे लगातार वही बात याद आ रही थी। वो मुझे पहचानता था। तभी उसे अपनी जेब में कुछ कठोर महसूस हुआ। उसने हाथ डाला। वहां वही लाल धागे का छोटा सा टुकड़ा था। अमित चौंक गया। उसे याद आया, सुबह उसने उसे छुआ ही नहीं था। फिर ये उसकी जेब में कैसे आया? उसने धागे को मेज पर रख दिया। उसी समय बाहर से राजेंद्र की आवाज आई, अमित, हाँ, इधर आ। अमित कमरे से बाहर आया। राजेंद्र के हाथ में वही काला ताबीज था। अमित उसे देखते ही रुक गया। ये? राजेंद्र ने कहा, मुझे अभी अपने कमरे में मिला। अमित ने धीरे से पूछा, लेकिन ये तो बरगद के नीचे था। राजेंद्र ने सिर हिलाया। हाँ। दोनों कुछ सेकंड ताबीज को देखते रहे। फिर दादी पीछे से आई। उन्होंने ताबीज देखा और उनके मुंह से बस एक वाक्य निकला, अब इसे दोबारा बरगद के नीचे मत ले जाना। अमित ने पूछा, क्यों? दादी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आवाज बेहद धीमी थी, क्योंकि इस बार ताबीज वहां से वापस नहीं आया। वह रुकी। इसे वापस भेजा गया है। दादी की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित की नजर ताबीज पर थी। वही पुराना काला ताबीज, वही लाल धागा। लेकिन अब एक सवाल पहले से ज्यादा डरावना था। अगर किसी ने इसे वापस भेजा था तो किसने? अमित ने दादी से पूछा, आपको कैसे पता कि इसे वापस भेजा गया है? दादी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने ताबीज को दूर से देखा। फिर बोली, क्योंकि ये पहली बार घर में नहीं आया है। अमित चौंक गया। क्या मतलब? दादी ने कहा, करीब 40 साल पहले भी ऐसा हुआ था। राजेंद्र ने तुरंत दादी की तरफ देखा। माँ, आपने मुझे कभी नहीं बताया। दादी बोली, तुझे जानने की जरूरत नहीं थी। अमित ने पूछा, किसके साथ हुआ था? दादी ने कुछ देर बाद कहा, तेरे चाचा सुरेश के साथ। अमित को याद आया कि उसके पिता का एक छोटा भाई था जिसकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। उसने पूछा, चाचा भी बरगद के पास गए थे? दादी ने सिर हिलाया। एक बार, अकेले? नहीं। फिर? वो गांव के कुछ लोगों के साथ वहां गए थे। अमित ने पूछा, क्यों? दादी ने कहा, उस समय भी लोगों को लगा था कि बरगद की जड़ों के पास कुछ दबा हुआ है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं निकाला। फिर कुछ दिनों बाद सुरेश ने कहा कि उसे वहां से एक पुराना धागा मिला है। अमित ने पूछा, लाल? दादी ने उसकी तरफ देखा। हाँ। अमित के चेहरे पर चिंता आ गई। और फिर उसने उसे घर में रख लिया। क्या हुआ? दादी ने सिर हिलाया। कुछ नहीं। अमित ने राहत की सांस ली। लेकिन दादी ने आगे कहा, कम से कम शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ। दादी ने आगे बताया, सुरेश ने उस धागे को अपने कमरे में रख दिया। करीब एक हफ्ते बाद उसने कहा कि उसे रात में बरगद की तरफ से किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। अमित ने पूछा, क्या आवाज? वो पहचान नहीं पाया। फिर एक रात उसने कहा कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। अमित चुप हो गया। दादी ने कहा, अगली सुबह सुरेश ने वो धागा वापस बरगद के पास रख दिया। और उसके बाद कुछ नहीं, सब खत्म। हाँ। अमित ने ताबीज की तरफ देखा। तो इस बार भी यही करना चाहिए। दादी ने तुरंत कहा, नहीं। अमित चौंका। क्यों? दादी बोली, क्योंकि इस बार ताबीज खुद वापस आया है। राजेंद्र ने ताबीज उठाया। इसे कहीं सुरक्षित रख देते हैं। दादी ने सिर हिलाया। नहीं। तो इसे घर में भी मत रखो। अमित ने पूछा, फिर करे क्या? दादी ने कहा, पहले पता करो कि इसे बरगद से किसने हटाया। राकेश, जो अब तक चुप था, बोला, लेकिन वहां कोई गया ही नहीं। दादी ने उसकी तरफ देखा। यही तो बात है।
अगली सुबह गांव में एक और बात फैल गई। बरगद के पास रहने वाले बूढ़े मोहनलाल ने रात में कुछ सुना था। वो आवाज नहीं पहचान पाए, लेकिन उन्होंने कहा था कि आधी रात के बाद बरगद की तरफ से सूखी पत्तियों के हिलने जैसी आवाज काफी देर तक आती रही। अमित ने पूछा, कोई वहां गया था? मोहनलाल ने कहा, नहीं। आपने देखा? दूर से कुछ दिखाई दिया? मोहनलाल ने सिर हिलाया। नहीं। अमित ने पूछा, फिर आपको कैसे पता कि कुछ हुआ था? मोहनलाल ने कहा, बरगद की सबसे नीचे वाली शाखा उस रात बाकी पेड़ से अलग हिल रही थी। अमित चुप हो गया। उसे दादी की बात याद आई, ब्रह्मपिशाच अपनी जगह से नहीं आता। दोपहर में अमित, राकेश और गिरधारी लाल बरगद से कुछ दूरी पर खड़े थे। इस बार कोई पेड़ के नीचे नहीं गया। गिरधारी लाल ने कहा, यहीं से देखो। अमित ने ध्यान से पेड़ को देखा। सब कुछ सामान्य था, तना, जड़ें, सूखे पत्ते, अंधेरा, कुछ भी असामान्य नहीं। फिर राकेश ने कहा, उधर देख। बरगद की एक मोटी जड़ के पास मिट्टी थोड़ी खुली हुई थी, वहां कुछ चमक रहा था। अमित ने दूर से ही पहचान लिया, लाल धागा, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी था। राकेश ने कहा, ये वही कपड़ा है। गिरधारी लाल ने सिर हिलाया। नहीं। क्या ये उससे पुराना है? अमित ने पूछा, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, कपड़े का रंग देख, बहुत पुराना है। राकेश ने पूछा, तो इसका मतलब? गिरधारी लाल ने बरगद की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब ये कहानी सिर्फ देवेंद्र से शुरू नहीं हुई थी। अमित ने पूछा, तो पहले भी? गिरधारी लाल ने सिर हिलाया। हाँ। शाम को अमित ने दादी से यही सवाल किया, क्या देवेंद्र से पहले भी बरगद के बारे में कोई घटना हुई थी? दादी काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, हाँ। कौन सी? बहुत पुरानी। कितनी? देवेंद्र से भी पहले की। अमित ने पूछा, किसके साथ? दादी ने कहा, हमारे गांव में एक बुजुर्ग थे, गोपाल दास। उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने कुछ देखा नहीं था। अमित ने हैरानी से पूछा। फिर? दादी बोली, उन्होंने एक रात बरगद के नीचे किसी को बैठे होने का भ्रम देखा था। भ्रम? हाँ। पास गए? नहीं। फिर? उन्होंने दूर से आवाज सुनी। अमित ने पूछा, क्या कहा? दादी ने उसकी तरफ देखा। उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था। फिर? बस एक सवाल पूछा गया था। अमित चुप हो गया। दादी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमित ने पूछा। गोपाल दास ने जवाब दिया। दादी ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने उन्हें बचपन से एक बात सिखाई थी। क्या? दादी ने कहा, बरगद के नीचे अगर कोई आवाज सुनाई दे तो उसका जवाब मत देना। अमित के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। रात को घर में सब सो चुके थे। अमित अपने कमरे में बैठा था। मेज पर रखा ताबीज अब भी वही था। उसने उसे छुआ नहीं। तभी खिड़की से बाहर देखते हुए उसे कुछ याद आया। दादी ने कहा था, अगर आवाज सुनाई दे, जवाब मत देना। अमित कुछ देर खिड़की के पास खड़ा रहा। बाहर पूरी तरह शांति थी। फिर अचानक दूर कहीं से बहुत धीमी आवाज आई, उद्धरण चिन्ह ... अमित, वह जम गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ, उद्धरण चिन्ह ... अमित, उसने खिड़की से बाहर नहीं देखा, बस वही खड़ा रहा। तीसरी बार आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अमित ने धीरे से पीछे देखा। मेज पर रखा ताबीज वहां नहीं था। वह तुरंत पीछे हटा। उसी समय कमरे के बाहर दादी की आवाज आई, अमित। अमित ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन जवाब देने से पहले उसे दादी की कही बात याद आ गई, अगर आवाज सुनाई दे, जवाब मत देना। वह चुप रहा। कुछ सेकंड बाद बाहर से कोई आवाज नहीं आई। अमित ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर दादी खड़ी थी। उन्होंने पूछा, तूने मुझे बुलाया था? अमित ने सिर हिलाया। नहीं। दादी ने उसके कमरे में देखा। मेज की तरफ नजर गई। फिर उनकी आंखें ताबीज को खोजने लगी। वहां कुछ नहीं था। दादी ने अमित की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अब समझ आया? अमित ने पूछा, क्या? दादी बोली, ताबीज इसलिए वापस नहीं आया था कि कोई उसे घर में रखना चाहता था। वह कुछ पल रुकी। उसे यहाँ इसलिए भेजा गया था ताकि कोई उसे दोबारा उठाए। अमित ने घबराकर पूछा, कौन? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी नजर कमरे के उस कोने पर थी जहां कुछ देर पहले ताबीज रखा था। और पहली बार उनके चेहरे पर डर नहीं था, पहचान थी। दादी की नजर कमरे के उसी कोने पर टिकी हुई थी। अमित ने पूछा, दादी, आप किसे पहचान रही हो? दादी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर आई और उस जगह को देखने लगी जहां ताबीज रखा था। फिर बोली,
तूने उसकी आवाज का जवाब तो नहीं दिया? अमित ने सिर हिलाया। नहीं। दादी ने राहत की सांस ली। अच्छा किया, अमित ने पूछा। अगर मैं जवाब दे देता तो? दादी ने उसकी तरफ देखा। पता नहीं, मतलब हमारे बुजुर्गों ने हमेशा यही कहा था कि उस आवाज का जवाब मत देना। अमित ने पूछा, लेकिन वो आवाज थी किसकी? दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, यही तो कोई नहीं जानता। तभी बाहर से राजेंद्र की आवाज आई, माँ। दादी तुरंत बाहर चली गई। अमित भी पीछे गया। राजेंद्र आंगन में खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? दादी ने धीरे से कहा, ताबीज गायब है। राजेंद्र का चेहरा बदल गया। क्या अभी यही था? कहाँ गया? पता नहीं। राजेंद्र ने अमित की तरफ देखा। तुमने छुआ? नहीं। पक्का? हाँ। राजेंद्र कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, कल सुबह सूरज निकलने के बाद बरगद के पास चले गए। दादी ने तुरंत कहा, नहीं। राजेंद्र ने उनकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि अभी वहां जाना सही नहीं होगा। तो क्या करें? दादी ने कहा, कुछ मत करो। अमित ने हैरानी से पूछा, लेकिन ताबीज? दादी ने उसकी बात काट दी। उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। रात गुजर गई। सुबह जब अमित उठा तो घर में सब सामान्य था। ताबीज अभी भी गायब था, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। नाश्ते के बाद अमित ने दादी से पूछा, आपने कल कहा था कि आपको किसी की पहचान हुई थी। दादी ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? आपने खुद कहा था। दादी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैंने बस इतना कहा था कि मुझे कुछ समझ आया। क्या? दादी ने कहा, ताबीज की कहानी उतनी पुरानी नहीं है जितनी हम समझते हैं। अमित ने पूछा, मतलब? हरिनारायण से पहले भी हमारे परिवार में एक आदमी था जो उस बरगद के बारे में बहुत कुछ जानता था। कौन? दादी ने नाम लिया। मोहन प्रसाद। अमित ने पूछा, कौन थे? मेरे दादा के बड़े भाई। उन्होंने क्या किया था? दादी ने कहा, उन्होंने ही सबसे पहले गांव में कहा था कि उस बरगद के नीचे जाने से बचना चाहिए। अमित ने पूछा, क्यों? दादी बोली, क्योंकि उन्होंने वहां कुछ देखा था। अमित तुरंत आगे झुका। क्या? दादी ने कहा, किसी आदमी को। कौन? यही वो बात है जो आज तक साफ नहीं हुई। दादी ने बताया, बहुत साल पहले, जब गांव में अभी इतने घर भी नहीं थे, मोहन प्रसाद रात में खेत से लौट रहे थे। रास्ता बरगद के पास से जाता था। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे कोई बैठा है। अमित ने पूछा, आदमी? हाँ। उन्होंने पास जाकर देखा, नहीं। फिर दूर से ही रुक गए। क्या वो आदमी कुछ कर रहा था? दादी ने सिर हिलाया। बस बैठा था। अमित ने पूछा, चेहरा दिखाई दे रहा था? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पेड़ की जड़ की तरफ पीठ करके बैठा था। अमित ने पूछा, फिर मोहन प्रसाद वापस चले गए? हाँ, लेकिन अगले दिन? दादी ने कहा, अगले दिन उसी जगह कोई नहीं था। फिर? लेकिन मिट्टी पर किसी के बैठने के निशान भी नहीं थे। अमित चुप हो गया। दादी बोली, तभी से मोहन प्रसाद ने कहना शुरू किया कि उस पेड़ के नीचे दिखाई देने वाली चीजों पर भरोसा मत करना। दोपहर में अमित राकेश के साथ मंदिर गया। वहां दोनों ने काफी देर तक पुराने लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई नई जानकारी नहीं मिली। तभी मंदिर के पीछे से एक बुजुर्ग आवाज आई, तुम लोग फिर उसी पेड़ की बात कर रहे हो? अमित ने पीछे देखा। वह गिरधारी लाल थे। अमित ने पूछा, आपको मोहन प्रसाद के बारे में कुछ पता है? गिरधारी लाल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हाँ। क्या? मेरे पिता उन्हें जानते थे? उन्होंने क्या बताया था? गिरधारी लाल ने कहा, उन्होंने कहा था कि मोहन प्रसाद को एक आदमी दिखा था बरगद के नीचे। अमित ने कहा, दादी ने भी यही बताया। गिरधारी लाल ने सिर हिलाया, लेकिन एक बात दादी ने नहीं बताई होगी। अमित ने पूछा, क्या? उन्होंने कहा, मोहन प्रसाद उस आदमी को पहचानते थे। अमित के चेहरे पर हैरानी थी। किसे? गिरधारी लाल ने धीरे से कहा, अपने बड़े भाई को। अमित चुप हो गया, लेकिन उनके बड़े भाई तो कई साल पहले मर चुके थे। हाँ, तो फिर? गिरधारी लाल ने कहा, यही वजह थी कि गांव में पहली बार ब्रह्मपिशाच की बात हुई। अमित के दिमाग में जैसे कुछ जुड़ने लगा। एक आदमी जो मर चुका था, एक आवाज जिसे देवेंद्र ने सुना था, और एक बरगद जिससे जुड़ी कई पीढ़ियों की बातें। उसने पूछा, क्या गांव में मान्यता थी कि ब्रह्मपिशाच किसी मृत ब्राह्मण की आत्मा होती है? गिरधारी लाल ने कहा, कुछ लोग ऐसा मानते थे, लेकिन कोई पक्का नहीं कह सकता था। तो फिर इस कहानी में सच क्या है? गिरधारी लाल ने कहा, सच इतना ही है कि उस बरगद के पास कई लोगों ने ऐसी बातें महसूस की जिन्हें समझाना मुश्किल था। और बाकी गांव की मान्यता है। शाम को अमित घर लौट आया। दादी बरामदे में बैठी थी। अमित ने पूछा,
दादी, क्या मोहन प्रसाद ने अपने भाई को बरगद के नीचे देखा था? दादी का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने पूछा, तुझे किसने बताया? गिरधारी लाल ने। दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, तो क्या वही ब्रह्मपिशाच था? दादी ने कहा, किसी ने कभी ये साबित नहीं किया, लेकिन लोगों ने मान लिया। अमित ने पूछा, और देवेंद्र? दादी बोली, उसने भी शायद वही आवाज सुनी थी। क्या वो भी उसी आदमी की आवाज थी? दादी ने सिर हिलाया, पता नहीं। फिर उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, लेकिन एक बात जरूर थी। क्या? देवेंद्र के गायब होने से कुछ दिन पहले उसने अपने घर में एक बात कही थी। अमित ने पूछा, क्या? दादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर बरगद के नीचे कोई मुझे मेरे नाम से बुलाए तो मैं जवाब नहीं दूंगा। अमित कुछ सेकंड तक दादी को देखता रहा। तो फिर वो वहां गया ही क्यों? दादी ने जवाब दिया, यही सवाल है। उस रात अमित को फिर वही आवाज सुनाई दी, बहुत दूर से, बहुत धीमी। अमित, इस बार वह अपने कमरे में नहीं था, वह आंगन में बैठा था। उसने आवाज की दिशा में देखने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। तभी पीछे से राजेंद्र आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? अमित ने कहा, फिर मेरा नाम सुनाई दिया। राजेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, आज रात कमरे से बाहर मत निकलना। क्यों? बस मेरी बात मान। अमित ने पूछा, पिताजी, आपको क्या लगता है कि ये आवाज किसकी है? राजेंद्र ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोले, मुझे नहीं पता, लेकिन राजेंद्र की आवाज धीमी हो गई। मुझे इतना पता है कि हमारे परिवार में ये आवाज पहले भी सुनी जा चुकी है। अमित ने पूछा, किसने? राजेंद्र ने जवाब नहीं दिया, बस अंदर चले गए। अमित वहीं बैठा रहा, और उसी समय गांव के उस पुराने बरगद के नीचे ताबीज फिर से दिखाई दिया। वही जगह, वही जड़, लेकिन इस बार उसके पास कोई लाल धागा नहीं था, और मिट्टी पर 3 सीधी रेखाएं बनी हुई थी। अगली सुबह अमित ने सबसे पहले दादी को 3 रेखाओं के बारे में बताया। दादी चुपचाप सुनती रही। फिर उन्होंने पूछा, तूने उन्हें अपनी आंखों से देखा? हाँ, बरगद के पास। हाँ। दादी ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मेरे दादा ने भी इन रेखाओं का जिक्र किया था। अमित तुरंत बोला, लेकिन आपने पहले कभी नहीं बताया। दादी ने कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू इस कहानी से दूर रहे। अब तो मैं इसमें आ चुका हूँ। दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद राकेश और गिरधारी लाल भी घर आ गए। अमित ने उन्हें 3 रेखाओं वाली बात बताई। गिरधारी लाल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, ताबीज अभी वहां है? हाँ, तो उसे वहीं रहने दो। राकेश ने कहा, लेकिन कल तो वो गायब था। गिरधारी लाल बोले, अब वापस है। अमित ने पूछा, अपने आप? किसी ने जवाब नहीं दिया। गिरधारी लाल ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मेरे पिता ने बताया था कि बहुत पुराने समय में उस बरगद के पास 3 निशान बनाए गए थे। अमित ने पूछा, किसने? पता नहीं। क्यों? ये भी नहीं पता। फिर आपको ये कैसे मालूम? गिरधारी लाल ने कहा, गांव में ये बात पीढ़ियों से चली आ रही है। अमित ने पूछा, क्या उन 3 रेखाओं का ब्रह्मपिशाच से संबंध है? गिरधारी लाल ने सिर हिलाया, शायद, क्योंकि किसी ने कभी उसका अर्थ समझा नहीं। अमित ने पूछा, तो फिर लोग उसे देखकर डरते क्यों हैं? गिरधारी लाल ने कहा, क्योंकि जब भी वो निशान दिखाई दिया, उसके बाद कुछ हुआ। क्या? कभी किसी ने उस जगह जाना छोड़ दिया, कभी कोई परिवार गांव से चला गया, और एक बार वह रुक गए। अमित ने पूछा, एक बार क्या? एक आदमी कई दिनों तक बीमार रहा। अमित ने कहा, क्या वो आदमी बरगद के पास गया था? हाँ, फिर वो ठीक हो गया। तो फिर डर किस बात का? गिरधारी लाल ने कहा, क्योंकि उसने ठीक होने के बाद एक ही बात कही थी। अमित ने पूछा, क्या? गिरधारी लाल ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई थी। दोपहर में अमित अपने पिता के साथ खेत की तरफ गया। रास्ते में उसने पूछा, पिताजी, आपने कहा था कि हमारे परिवार में पहले भी किसी ने ये आवाज सुनी थी। राजेंद्र कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मेरे दादा ने। अमित ने पूछा, उन्होंने क्या सुना था? एक आदमी की आवाज। किसकी? उन्हें नहीं पता, लेकिन आपने कहा कि हमारे परिवार में ये पहले भी हुआ था। राजेंद्र ने कहा, हाँ। तो फिर उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। मतलब, उन्होंने उस आवाज का जवाब नहीं दिया। अमित ने पूछा, क्या यही वजह है कि हमारा परिवार उस पेड़ से दूर रहता है? राजेंद्र ने सिर हिलाया, हाँ। खेत से लौटते समय अमित अचानक रुक गया। उसकी नजर बरगद की तरफ थी। दूर से पेड़ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके नीचे कुछ सफेद सा पड़ा था। अमित ने कहा,
वहाँ क्या है? राजेंद्र ने तुरंत कहा, उधर मत देख। लेकिन चल। अमित ने फिर नहीं देखा, लेकिन रास्ते भर उसके मन में वही सवाल रहा। वह सफेद चीज क्या थी? शाम को गिरधारी लाल घर आए। अमित ने उनसे पूछा, आज बरगद के नीचे कुछ सफेद पड़ा था। गिरधारी लाल ने कहा, क्या तूने उसे छुआ? नहीं। अच्छा किया। क्या था? उन्होंने कहा, शायद कपड़ा। शायद। दूर से देखकर पक्का नहीं कह सकते। अमित ने पूछा, कल जाकर देखेंगे? गिरधारी लाल ने साफ मना कर दिया। नहीं। क्यों? क्योंकि अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। अमित ने पूछा, लेकिन अगर वहां कोई चीज पड़ी है? पड़ी रहने दे। रात करीब 10 बजे अचानक घर की बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। राजेंद्र ने लालटेन जलाई। दादी ने कहा, सब लोग अंदर रहो। अमित ने पूछा, क्यों? दादी ने कहा, बस। कुछ देर बाद बिजली वापस आ गई, लेकिन उसी समय अमित की नजर खिड़की से बाहर गई। बरगद की दिशा में अंधेरा था और उसके नीचे वही 3 रेखाएं दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार उनके बीच एक छोटा गोल निशान भी था। अमित ने धीरे से कहा, दादी। दादी ने बाहर देखा। कुछ सेकंड तक वह चुप रही, फिर बोली, अब बात बदल गई है। अमित ने पूछा, क्या मतलब? दादी ने कहा, पहले 3 रेखाएं थी, अब बीच में गोल निशान है। तो दादी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरे दादा ने बताया था कि 3 रेखाएं उस जगह की निशानी थी और गोल निशान। दादी ने अमित की तरफ देखा। उसका मतलब था कि कोई उस जगह से कुछ ले गया है। अमित का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन ताबीज तो वही है। दादी ने बरगद की तरफ देखा, फिर बोली, ताबीज चीज नहीं है अमित। तो ताबीज सिर्फ निशानी है। अमित कुछ बोल नहीं पाया। उसी समय बाहर से राकेश की आवाज आई, राजेंद्र जी। सब लोग बाहर आए। राकेश तेजी से घर की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में कुछ था। अमित ने पूछा, क्या हुआ? राकेश ने वह चीज राजेंद्र को दी। वह एक पुराना लाल धागा था, लेकिन उसके साथ मिट्टी लगी हुई थी। राजेंद्र ने उसे देखते ही पूछा, कहाँ मिला? राकेश ने कहा, मेरे घर के बाहर। दादी ने तुरंत पूछा, बरगद के पास? राकेश ने सिर हिलाया, नहीं। फिर राकेश ने अमित की तरफ देखा, तुम्हारे घर के बाहर। सबकी नजर अमित पर चली गई। अमित ने कहा, लेकिन मैं तो पूरे समय घर में था। राकेश ने कहा, मैं जानता हूँ। दादी ने लाल धागे को देखा, फिर अचानक बोली, इसे जला दो। राजेंद्र ने पूछा, क्यों? दादी ने कहा, क्योंकि ये वही धागा है। अमित ने पूछा, किसका? दादी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आवाज धीमी थी, देवेंद्र के ताबीज का। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित ने धीरे से पूछा, लेकिन देवेंद्र तो 70 साल पहले गायब हुआ था। दादी ने सिर हिलाया, हाँ, तो ये धागा अब तक? दादी ने जवाब नहीं दिया, बस बरगद की तरफ देखने लगी। और उसी क्षण बहुत दूर से एक आवाज आई। इस बार वह अमित का नाम नहीं था, वह सिर्फ एक शब्द था, देवेंद्र। अमित ने दादी की तरफ देखा। दादी की आंखें बरगद पर टिकी थी और उनके चेहरे से साफ था, इस बार उन्होंने भी वह आवाज सुनी थी। बरामदे में बैठे सभी लोग कुछ पल तक बिल्कुल शांत रहे। अभी अभी जो आवाज आई थी उसे सबने सुना था, देवेंद्र। अमित ने दादी की तरफ देखा, दादी, आपने भी सुना? दादी ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ। राजेंद्र ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। राकेश ने पूछा, क्या वो सच में? दादी ने उसकी बात बीच में रोक दी। नाम सुनाई देना और किसी को देखना दोनों अलग बातें हैं। गिरधारी लाल ने कहा, लेकिन इतने साल बाद देवेंद्र का नाम क्यों? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ उस लाल धागे को देख रही थी जो राकेश घर के बाहर से उठाकर लाया था। उसी रात किसी ने ठीक से नींद नहीं की। घर में सब लोग एक ही कमरे में बैठे रहे। अमित बार बार खिड़की की तरफ देखता, लेकिन दादी हर बार उसे रोक देती, बाहर मत देख। क्यों? क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि बाहर जो कुछ है वो क्या है। अमित ने पूछा, लेकिन अगर देवेंद्र की आवाज है तो? दादी बोली, तभी तो जवाब नहीं देना। कुछ देर बाद राजेंद्र ने पूछा, माँ, आपको सच में लगता है कि ये देवेंद्र से जुड़ा है? दादी ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर आपने उसका नाम सुनते ही इतना डर क्यों दिखाया? दादी ने पहली बार अपने बेटे की तरफ सीधे देखा, क्योंकि देवेंद्र के गायब होने के बाद मेरे दादा ने एक बात कही थी। क्या? दादी बोली, जिसे बरगद ने बुलाया उसका नाम वहीं खत्म नहीं होता। अमित ने पूछा, मतलब मुझे भी नहीं पता। सुबह होते ही राजेंद्र ने तय किया कि गांव के सबसे पुराने व्यक्ति हरिराम काका से बात करनी चाहिए।
हरिराम काका की उम्र काफी ज्यादा थी और गांव की पुरानी घटनाओं के बारे में उनसे ज्यादा शायद ही कोई जानता था। जब वे उनके घर पहुंचे तो काका चारपाई पर बैठे थे। राजेंद्र ने सारी बात बताई। बरगद, ताबीज, 3 रेखाएं, लाल धागा और रात में सुनी गई आवाज। हरिराम काका काफी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, किसका नाम सुना? राजेंद्र ने कहा, देवेंद्र। काका ने आंखें बंद कर ली। तो आखिर वो बात फिर लौट आई। अमित ने पूछा, कौन सी बात? काका ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे परिवार को शायद अब सब जान लेना चाहिए। काका ने कहना शुरू किया। देवेंद्र कोई साधारण आदमी नहीं था। अमित ने पूछा, मतलब? वो गांव के पुराने संस्कृत विद्यालय में पढ़ा था। उसे पुराने मंत्र और शास्त्रों की अच्छी जानकारी थी। राजेंद्र ने पूछा, क्या इसी वजह से वो बरगद के बारे में जानता था? काका ने सिर हिलाया। हाँ, उसे पता था कि गांव वाले उस पेड़ से क्यों बचते हैं। अमित ने पूछा, क्या उसे ब्रह्मपिशाच के बारे में भी पता था? काका ने कहा, बहुत कुछ। कमरे में कुछ पल खामोशी रही। फिर काका बोले, लेकिन एक बात उसने कभी किसी को नहीं बताई। क्या वो बरगद के नीचे किसी को मुक्त करने गया था? अमित चौंक गया। मुक्त करने? हाँ, किसे? काका ने कहा, यही कोई नहीं जानता। अमित ने पूछा, अगर देवेंद्र किसी को मुक्त करने गया था तो ताबीज का क्या संबंध था? काका ने जवाब दिया, ताबीज शायद उसी जगह से जुड़ा था। शायद उस समय किसी को पूरी जानकारी नहीं थी। फिर हरिनारायण भी उसके साथ क्यों गया? काका बोले, क्योंकि देवेंद्र अकेले जाने से डर रहा था। लेकिन वो तो पहले भी अकेला गया था। काका ने अमित की तरफ देखा। हाँ, और उसी के बाद उसने कहा था कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी। अमित ने धीरे से पूछा, क्या वो आवाज किसी मृत व्यक्ति की थी? काका ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर बोले, देवेंद्र ने एक बार मुझसे कहा था कि आवाज किसी ऐसे आदमी की थी जिसे उसने बचपन में देखा था। अमित ने पूछा, कौन? काका ने कहा, उसने नाम नहीं बताया, लेकिन आप जानते थे। काका ने सिर हिलाया। नहीं। तभी बाहर से किसी बच्चे की आवाज आई। काका, सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। एक छोटा लड़का खड़ा था। उसने कहा, बरगद के पास कोई चीज मिली है। राजेंद्र तुरंत उठ खड़े हुए। क्या? लड़के ने हाथ में एक छोटी सी चीज दिखाई। काला धागा। अमित का चेहरा बदल गया। हरिराम काका ने उसे देखते ही कहा, इसे यहाँ मत लाओ। लड़के ने वही जमीन पर रख दिया। काका ने कहा, सब लोग घर जाओ। राजेंद्र ने पूछा, क्यों? काका बोले, क्योंकि अब बरगद के पास सिर्फ ताबीज नहीं है। अमित ने पूछा, फिर क्या है? काका ने उसकी तरफ देखा। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। कोई पुरानी चीज फिर से अपनी जगह ढूंढ रही है। उस शाम अमित ने दादी से एक आखिरी सवाल पूछा, अगर देवेंद्र किसी को मुक्त करने गया था तो क्या वो सफल हुआ था? दादी ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, अगर सफल हुआ होता तो शायद ये कहानी यही खत्म हो जाती। अमित ने पूछा, तो वो असफल हुआ? दादी ने सिर हिलाया, शायद। और फिर उसके बाद गांव वालों ने बरगद के पास जाना बंद कर दिया। अमित ने पूछा, लेकिन ताबीज? दादी ने कहा, वही तो सबसे बड़ी बात है। क्या अगर देवेंद्र उसे वहीं छोड़ गया था? वह रुकी, तो 70 साल बाद वो तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? अमित चुप हो गया। दादी ने आगे कहा, और अगर वो देवेंद्र का ताबीज था? उन्होंने अमित की आंखों में देखा। तो फिर इतने सालों से उसे संभाल कर कौन रखे हुए था? कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित को अचानक अपने कमरे की याद आई। वह दौड़कर अंदर गया। मेज पर ताबीज नहीं था, लेकिन जहां ताबीज रखा था वहां मिट्टी की एक पतली सी लकीर बनी हुई थी। वह लकीर कमरे के दरवाजे तक जा रही थी। अमित वहीं रुक गया। उसने दादी को आवाज दी। दादी आई। उन्होंने मिट्टी की उस लकीर को देखा, फिर कुछ नहीं कहा, बस धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। और पहली बार उन्होंने अमित से कहा, अब ये बात बरगद तक सीमित नहीं रही। दादी के ये शब्द सुनकर अमित कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। अब ये बात बरगद तक सीमित नहीं रही। अमित ने धीरे से पूछा, तो फिर कहां तक पहुंच गई है? दादी ने दरवाजे की तरफ देखा। घर तक, लेकिन ताबीज तो गायब है। ताबीज गायब होना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, तो क्या है? दादी ने फर्श पर बनी मिट्टी की पतली लकीर की तरफ इशारा किया। ये? अमित ने पूछा, इसका क्या मतलब है? दादी बोली, मुझे नहीं पता। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, लेकिन मेरे दादा एक बात कहा करते थे, क्या? जब बरगद की चीज घर तक पहुंच जाए तो उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश मत करना। अमित ने पूछा, क्यों? क्योंकि तब पता नहीं चलता कि वो चीज घर से बाहर जा रही है या किसी को घर के अंदर ला रही है।
अमित कुछ नहीं बोला। उस रात दादी ने घर के सभी लोगों को एक ही कमरे में सोने के लिए कहा। राजेंद्र ने पूछा, माँ, आखिर आप इतना डर क्यों रही है? दादी ने कहा, मैं डर नहीं रही, तो मैं सावधानी रख रही हूँ। गिरधारी लाल ने पूछा, क्या करना चाहिए? दादी ने कहा, कुछ नहीं, बस रात को कोई भी अकेला बाहर मत जाना। अमित ने पूछा, और अगर कोई आवाज दे? दादी ने तुरंत कहा, जवाब मत देना, चाहे किसी की भी आवाज हो। दादी ने उसकी तरफ देखा, चाहे मेरी ही आवाज क्यों न हो। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। रात करीब 12 बजे तक सब शांत रहा। फिर अचानक बाहर आंगन में रखी लोहे की बाल्टी, हल्की सी खिसकने की आवाज आई। घर घर। अमित की आंख खुल गई। उसने देखा, बाकी सब सो रहे थे। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ। घर। अमित उठकर बैठ गया। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था। वह उठने ही वाला था कि दादी की आवाज आई, मत जाना। अमित रुक गया। दादी जाग रही थी। उन्होंने धीमे से कहा, जो भी आवाज है उसे जाने दे। अमित वापस लेट गया। कुछ मिनट बाद आवाज बंद हो गई। सुबह आंगन में सब सामान्य था। बाल्टी अपनी जगह पर थी। किसी चीज के गिरने या टूटने का कोई निशान नहीं था। लेकिन अमित की नजर फर्श पर पड़ी। वही मिट्टी की पतली लकीर, जो उसके कमरे से दरवाजे तक जा रही थी, अब आगे भी थी। वह आंगन पार करके मुख्य दरवाजे तक पहुंच रही थी और वहीं खत्म हो गई थी। अमित ने कहा, दादी। दादी ने देखा। इस बार उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दी। उन्होंने तुरंत राजेंद्रा को बुलाया। राजेंद्रा ने लकीर देखकर कहा, ये मिट्टी आई कहां से? गिरधारी लाल ने कहा, घर में ऐसी मिट्टी है ही नहीं। अमित ने पूछा, तो फिर? कोई जवाब नहीं था। दादी ने कहा, आज मंदिर चलते हैं। अमित ने पूछा, मंदिर? हाँ। क्यों? क्योंकि देवेंद्र के बारे में आखिरी बात वहीं से जुड़ी है। गांव के पुराने मंदिर में पहुंचकर दादी ने पुजारी से पूछा, क्या आपके पास पुराने समय की कोई मौखिक जानकारी है देवेंद्र और हरिनारायण के बारे में? पुजारी ने कहा, मेरे पिता ने कुछ बातें बताई थी। अमित ने पूछा, क्या देवेंद्र मंदिर आया था? हाँ। कब? बरगद वाली घटना से एक दिन पहले। क्या उसने कुछ पूछा था? पुजारी ने कहा, हाँ। क्या उसने पूछा था कि अगर किसी जगह पर किसी प्रेत का वास माना जाता हो तो क्या उस जगह से उसे हटाया जा सकता है? अमित ने पूछा, आपने क्या कहा? पुजारी बोले, मेरे पिता ने कहा था ऐसी चीजों से दूर रहो। देवेंद्र ने उनकी बात मानी। नहीं। उसने क्या कहा? पुजारी ने कुछ देर याद करने की कोशिश की। फिर बोले, उसने कहा था मैं उसे हटाना नहीं चाहता, मैं बस जानना चाहता हूँ कि वो वहाँ क्यों है। अमित चुप हो गया। पुजारी ने आगे बताया, उस रात देवेंद्र ने मंदिर में काफी देर तक अकेले बैठकर पूजा की थी। फिर जाते समय उसने मेरे पिता से एक सवाल पूछा, क्या अगर कोई प्रेत किसी जगह से बंधा हो तो क्या उसकी कोई वजह होती है? अमित ने पूछा। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा था हर कहानी की कोई वजह होती है, लेकिन हर वजह इंसान समझ पाए जरूरी नहीं। मंदिर से लौटते समय अमित ने दादी से पूछा, क्या देवेंद्र ब्रह्मपिशाच को खत्म करने नहीं गया था? दादी ने कहा, शायद नहीं। तो शायद वो उसकी वजह जानना चाहता था। अमित ने पूछा, और अगर उसने वजह जान ली? दादी ने कहा, तो शायद उसे पता चल गया कि उस पेड़ के नीचे असल में क्या बंधा था। क्या? दादी ने सिर हिलाया, यही हमें नहीं पता। शाम होते होते गांव में अचानक खबर फैल गई। बरगद के नीचे ताबीज फिर दिखाई दिया था। इस बार उसे किसी ने छुआ नहीं। राजेंद्रा ने भी साफ मना कर दिया कि कोई वहां नहीं जाएगा। लेकिन उसी शाम हरिराम काका खुद उनके घर आए। उन्होंने दादी से कहा, अब समय आ गया है। दादी ने पूछा, किस बात का? काका बोले, देवेंद्र की कहानी पूरी बताने का। अमित तुरंत उनके पास बैठ गया। हरिराम काका ने कहा, देवेंद्र उस रात किसी प्रेत को बुलाने नहीं गया था। वो वहां पहले से मौजूद चीज को समझने गया था, लेकिन उसे वहां कुछ ऐसा मिला जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। अमित ने पूछा, क्या? काका ने कहा, उसे पता चला कि हरिनारायण का परिवार उस बरगद से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ा था कि उनके किसी पूर्वज ने वहां कुछ किया था। तो फिर? काका ने धीरे से कहा, उसके परिवार के एक आदमी ने बहुत पहले उस जगह पर किसी चीज को बांधने की कोशिश की थी। अमित ने पूछा, क्या? काका ने जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद बोले, और देवेंद्र को डर था कि वो बंधन अब कमजोर हो रहा है। अमित की आंखें फैल गईं। तो ताबीज? काका ने कहा, शायद उसी बंधन का हिस्सा था। और 3 रेखाएं? काका ने कहा, उस जगह की सीमा? अमित ने पूछा, और गोल निशान? काका ने उसकी तरफ देखा।
बंधन के टूटने की निशानी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित ने धीरे से पूछा, तो क्या बंधन टूट चुका है? हरिराम काका ने बरगद की दिशा में देखा, फिर बोले, पूरी तरह नहीं। तो काका ने कहा, लेकिन अब वो पहले जैसा मजबूत भी नहीं है। उसी क्षण घर के बाहर से किसी ने आवाज दी, हरिराम काका। सब लोग जम गए। आवाज बिल्कुल साफ थी, लेकिन वो आवाज देवेंद्र की नहीं थी। वो आवाज एक ऐसे आदमी की थी जिसे इस घर में रहने वाला कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरह पहचानता था। राजेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। दादी ने तुरंत कहा, कोई बाहर नहीं जाएगा। बाहर से फिर आवाज आई, राजेंद्र, दरवाजा खोलो। राजेंद्र ने दादी की तरफ देखा। दादी ने सिर हिलाया। नहीं। अमित ने पूछा, किसकी आवाज है? राजेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर तीसरी बार आवाज आई, बेटा, दरवाजा खोल। राजेंद्र की आंखें भर आई। अमित ने पहली बार अपने पिता के चेहरे पर ऐसा भाव देखा था। उसने पूछा, पिताजी, ये किसकी आवाज है? राजेंद्र ने कांपती आवाज में कहा, मेरे पिता की। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि राजेंद्र के पिता कई साल पहले मर चुके थे। राजेंद्र के ये कहते ही कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा। बाहर फिर वही आवाज आई, बेटा, दरवाजा खोल। राजेंद्र की आंखें दरवाजे पर टिक गईं। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह आवाज उन्हें कहीं बहुत पीछे ले गई हो। अमित ने धीरे से पूछा, पिताजी, दादा की आवाज ऐसी ही थी? राजेंद्र ने सिर हिलाया, बिल्कुल। दादी ने तुरंत कहा, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। राजेंद्र ने पूछा, लेकिन माँ? नहीं। दादी की आवाज इस बार सख्त थी, वो तुम्हारे पिता नहीं है। बाहर कुछ देर शांति रही, फिर वही आवाज आई, राजेंद्र, मैं हूँ। राजेंद्र की आंखें बंद हो गईं। दादी ने उनका हाथ पकड़ लिया। मत सुन। आवाज फिर आई, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे? राजेंद्र ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया। अमित समझ गया कि बाहर की आवाज सिर्फ नाम नहीं ले रही थी। उसे ऐसी बातें पता थी जो शायद सिर्फ राजेंद्र के पिता को पता हो सकती थी। हरिराम काका अब तक बिल्कुल शांत बैठे थे। अमित ने उनसे पूछा, काका, ये क्या है? उन्होंने धीरे से कहा, यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग जवाब देने से मना करते थे। लेकिन ये आवाज बाहर क्यों है? क्योंकि इसे किसी इंसान की आवाज की जरूरत नहीं। अमित ने पूछा, मतलब? काका ने कहा, जो आवाज हम पहचानते हैं, डर सबसे ज्यादा उसी से लगता है। दादी ने बीच में कहा, बस करो। काका चुप हो गए। करीब आधे घंटे तक बाहर से कोई आवाज नहीं आई। फिर राजेंद्र ने धीरे से कहा, शायद चला गया। दादी ने कहा, अभी दरवाजा मत खोलना। कितनी देर? सुबह तक। अमित ने पूछा, क्या ये हर रात ऐसा करेगा? दादी ने कहा, पता नहीं। फिर उन्होंने हरिराम काका की तरफ देखा, लेकिन अब हमें देवेंद्र की पूरी बात जाननी होगी। काका ने सिर हिलाया। अगली सुबह सूरज निकलने के बाद भी किसी ने दरवाजा तुरंत नहीं खोला। जब राजेंद्र ने बाहर देखा तो आंगन बिल्कुल सामान्य था। न कोई व्यक्ति, न कोई असामान्य चीज, लेकिन दरवाजे के ठीक बाहर मिट्टी पर एक छोटा सा निशान बना था। 3 सीधी रेखाएं, और उनके बीच वही गोल निशान। अमित ने कहा, फिर वही निशान। हरिराम काका ने उसे देखा और बोले, अब ये घर की सीमा तक पहुंच गया है। अमित ने पूछा, इसका मतलब? काका बोले, जो चीज बरगद तक सीमित थी, अब उसके प्रभाव का निशान यहाँ दिखाई दे रहा है। उस दिन दोपहर में काका ने सबको अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, अब देवेंद्र की आखिरी रात के बारे में जो मुझे पता है वो सुनो। सब चुपचाप बैठ गए। काका ने कहना शुरू किया, देवेंद्र को पता था कि बरगद के नीचे कोई पुरानी मान्यता है। उसे ये भी पता था कि हरिनारायण के परिवार का उससे संबंध था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई। अमित ने पूछा, क्या अगर वहां कोई ब्रह्मपिशाच था तो उसे बांधा किसने था? दादी ने धीरे से कहा, हमारे परिवार के किसी पूर्वज ने। काका ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन क्यों? काका ने कहा, यही बात देवेंद्र जानना चाहता था। उन्होंने बताया, उस रात देवेंद्र ने हरिनारायण से कहा था कि अगर सच में कोई प्रेत वहां बंधा है तो उसे समझना जरूरी है कि उसे क्यों बांधा गया। हरिनारायण डर गया। उसने कहा कि उसे सिर्फ ताबीज वापस रखना है, लेकिन देवेंद्र ने उसकी बात नहीं मानी। अमित ने पूछा, फिर? काका बोले, दोनों बरगद के नीचे गए। हरिनारायण ने ताबीज निकाला। देवेंद्र ने पेड़ की जड़ों के पास कुछ तलाशना शुरू किया। उसे वहां 3 निशान मिले। अमित ने पूछा, 3 रेखाएं? हाँ। फिर? देवेंद्र ने कहा कि ये कोई साधारण निशान नहीं है। उसने कहा कि ये किसी सीमा की तरह है। और उसी समय उसे आवाज सुनाई दी,
अमित ने पूछा, किसकी? काका ने कहा, एक बूढ़े आदमी की। क्या कहा उसने? काका कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम देर से आए हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित ने पूछा। देवेंद्र ने जवाब दिया। काका ने सिर हिलाया। हाँ। दादी ने तुरंत उनकी तरफ देखा। नहीं, काका बोले, उसने सिर्फ एक सवाल पूछा था। क्या? कौन? अमित ने धीरे से कहा। उसने जवाब दे दिया। काका ने कहा, हाँ, और उसके बाद? काका की आवाज और धीमी हो गई। देवेंद्र ने कहा था कि आवाज फिर नहीं आई, लेकिन उसके बाद हरिनारायण ने उसे बहुत देर तक पेड़ की तरफ देखते हुए पाया। अमित ने पूछा, क्या उसने कुछ देखा? उसने कहा था नहीं। फिर? बस इतना कहा। काका ने अमित की तरफ देखा। वो यहाँ अकेला नहीं है। अमित ने पूछा। देवेंद्र ने किसके बारे में कहा था? काका ने सिर हिलाया। उसे खुद नहीं पता था। फिर वो गायब कैसे हुआ? काका ने कहा, यही हिस्सा सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। हरिनारायण के अनुसार दोनों कुछ देर बाद वापस लौटने लगे, लेकिन रास्ते में देवेंद्र रुक गया। उसने कहा कि उसे किसी ने पीछे से बुलाया। अमित ने पूछा, क्या उसने देखा? नहीं। फिर? उसने वापस बरगद की तरफ देखा। और हरिनारायण आगे बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। काका ने कहा, नहीं। अमित ने पूछा, तो देवेंद्र वहीं रह गया। जब हरिनारायण कुछ दूरी पर पहुंचा, उसने पीछे से देवेंद्र की आवाज सुनी। क्या कहा? काका ने धीरे से कहा, तुम जाओ, मैं आता हूँ। अमित ने पूछा, लेकिन वो आया नहीं? नहीं। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर अमित ने पूछा, तो क्या देवेंद्र मर गया था? हरिराम काका ने कहा, किसी ने उसे मरते नहीं देखा। उसका शरीर भी नहीं मिला, इसलिए गांव ने मान लिया कि उसे बरगद ने अपने साथ रख लिया। अमित ने कहा, लेकिन ये तो सिर्फ मान्यता हुई। काका ने सिर हिलाया। हाँ, तो सच? काका ने कहा, सच ये है कि देवेंद्र उस रात गायब हुआ, और उसके बाद उन्होंने अमित की तरफ देखा। उसकी आवाज कभी कभी लोगों को सुनाई देती रही। अमित का चेहरा गंभीर हो गया। किस को? पहले हरिनारायण को, फिर कुछ साल बाद तुम्हारे दादा को, और अब? काका ने अमित की तरफ देखा। अब तुम्हें? अमित ने धीरे से पूछा। लेकिन अगर आवाज देवेंद्र की है, तो क्या वो ब्रह्मपिशाच है? दादी ने तुरंत कहा। नहीं। सबने उनकी तरफ देखा। दादी बोली, देवेंद्र और ब्रह्मपिशाच एक ही चीज नहीं हो सकते। अमित ने पूछा, तो फिर? दादी ने कहा, शायद देवेंद्र ने जो सुना था, वही अब उसकी आवाज में बोल रहा है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अमित ने पूछा, लेकिन उसे मेरी आवाज क्यों चाहिए? दादी ने कहा, शायद उसे तेरी आवाज नहीं चाहिए। फिर? दादी ने बहुत धीरे से कहा, शायद उसे सिर्फ ये जानना है कि तू जवाब देगा या नहीं। उसी क्षण बाहर से किसी ने अमित का नाम पुकारा। इस बार आवाज उसकी अपनी आवाज जैसी थी। सबकी नजर दरवाजे पर टिक गई, और दादी ने तुरंत कहा, कोई जवाब नहीं देगा। बाहर से फिर वही आवाज आई, अमित। इस बार आवाज बिल्कुल उसकी अपनी थी। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। राकेश ने फुसफुसाकर पूछा, ये कैसे? हरिराम काका ने उसे चुप रहने का इशारा किया। बाहर फिर आवाज आई, अमित बाहर आ। अमित ने अपनी हथेलियां कसकर पकड़ ली। दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ मत बोलना। आवाज फिर आई, मैं जानता हूँ तू अंदर है। अमित की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बाहर पूरी तरह शांति हो गई। करीब 10 मिनट बाद हरिराम काका ने कहा, अब दरवाजा खोल सकते हैं। राजेंद्र ने धीरे से कुंडी हटाई। बाहर कोई नहीं था। आंगन खाली था, लेकिन मिट्टी पर बने 3 रेखाओं वाले निशान अब गायब थे। अमित ने चारों तरफ देखा। निशान कहाँ गया? काका ने कहा, यही तो देखना है। दादी ने नीचे देखा, फिर बोली, अब निशान यहाँ नहीं है। अमित ने पूछा, तो कहाँ है? दादी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अमित के कमरे की तरफ देखा। अमित तुरंत अपने कमरे में गया। मेज खाली थी, ताबीज वहां नहीं था, लेकिन खिड़की के नीचे वही 3 रेखाएं बनी थी। उनके बीच गोल निशान भी था। अमित पीछे हट गया। ये यहाँ कैसे आया? हरिराम काका ने निशान देखकर कहा, अब समझ आया? अमित ने पूछा, क्या? काका बोले, ताबीज जहाँ जाता है, निशान वहीं नहीं बनता। तो निशान उस जगह बनता है जहाँ उसका संबंध पहुँचता है। अमित ने पूछा, इसका मतलब? काका ने कहा, ताबीज अब किसी जगह को नहीं ढूंढ रहा। फिर काका ने उसकी तरफ देखा। अब वो किसी इंसान को ढूंढ रहा है। दादी ने तुरंत कहा, इसे बंद करो। राजेंद्र ने पूछा, क्या? ये बात यही खत्म करो। हरिराम काका ने सिर हिलाया।
अब शायद इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। दादी ने उन्हें घूर कर देखा। क्यों? काका बोले। क्योंकि अमित ने उसकी आवाज का जवाब नहीं दिया। अमित ने पूछा, तो ये अच्छी बात है ना? काका ने कहा, हाँ। फिर समस्या क्या है? काका ने धीरे से कहा, अब वो दूसरी आवाजें आजमाएगा। उसी शाम गांव के मंदिर की घंटी अपने आप एक बार बजी। टन। सभी लोग चौंक गए। पुजारी बाहर आए। मंदिर बंद था। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ सामान्य था। घंटी भी अपनी जगह पर थी, लेकिन घंटी के नीचे जमीन पर मिट्टी की एक छोटी सी लकीर दिखाई दे रही थी। पुजारी ने उसे देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। रात को दादी ने अमित से कहा, आज तू मेरे कमरे में सो। अमित ने पूछा, उद्धरण चिन्ह। अमित ने पूछा, क्यों? बस। वह दादी के कमरे में चला गया। कुछ देर बाद दादी ने धीमी आवाज में कहा, तुझे एक बात बतानी है। अमित ने पूछा, क्या? हमारे परिवार में एक नियम सिर्फ बरगद के कारण नहीं था, तो एक और नियम था। क्या? दादी ने कहा, अगर बरगद से जुड़ी कोई आवाज तुम्हें तुम्हारे अपने नाम से बुलाए, तो कभी उसका जवाब मत देना। अमित ने पूछा, लेकिन ये नियम क्यों? दादी ने कहा, क्योंकि मेरे दादा के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने जवाब दिया था, नहीं। फिर उन्होंने सिर्फ आवाज सुनी। अमित ने पूछा, उसके बाद? दादी बोली, 3 दिन बाद उन्हें अपना नाम किसी और की आवाज में सुनाई देने लगा। अमित ने पूछा, किसकी? दादी ने कहा, कभी उनके पिता की, कभी उनके भाई की, कभी उनकी अपनी। अमित चुप हो गया। फिर उन्होंने क्या किया? दादी ने कहा, उन्होंने गांव छोड़ दिया था। कहाँ गए? दूसरे शहर। फिर कुछ महीनों बाद वापस आए। अमित ने पूछा, सब ठीक हो गया? दादी ने कहा, हाँ। कैसे? उन्होंने बरगद के बारे में सोचना बंद कर दिया। अमित ने पूछा, बस? हाँ। तो फिर अब? दादी ने अमित की तरफ देखा। अब समस्या यही है कि तू उसे भूल नहीं पा रहा। अगले दिन अमित ने तय किया कि वह इस कहानी को समझे बिना नहीं छोड़ेगा। वह हरिराम काका के पास गया। मुझे देवेंद्र की पूरी कहानी जाननी है। काका ने कहा, पूरी कहानी किसी को नहीं पता, लेकिन जितना पता है उतना बताए। काका कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या? तू इसे किसी के सामने मजाक बनाकर नहीं बताएगा। अमित ने सिर हिलाया। काका बोले, देवेंद्र उस रात बरगद के नीचे इसलिए गया था क्योंकि उसे शक था कि वहां किसी पुराने ब्रह्मपिशाच को बांधा गया है। उसे डर था कि बंधन कमजोर हो चुका है। वो ताबीज उसी बंधन का हिस्सा मानता था। अमित ने पूछा, लेकिन ताबीज तो सिर्फ एक चीज है। काका बोले, शायद। तो फिर असली बंधन क्या था? काका ने कहा, 3 चीजें। अमित ने पूछा, कौन सी? काका ने धीरे धीरे कहा, जगह, ताबीज और एक नाम। अमित चुप हो गया। किसका नाम? काका ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। कुछ क्षण तक कुछ नहीं बोले, फिर कहा, यही नाम देवेंद्र ने आखिरी बार सुना था। अमित ने पूछा, किसका? काका ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। हरिनारायण के पूर्वज का। अमित के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन वो तो बहुत पहले मर चुका था। हाँ, तो फिर उसकी आवाज? काका ने कहा, यही तो सवाल है। उसी समय काका के घर के बाहर किसी ने आवाज लगाई, हरिराम काका। काका ने कहा, कौन? बाहर से जवाब आया, मैं हूँ, देवेंद्र। अमित और काका दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर बाहर से आवाज आई, काका, दरवाजा खोलिए। अमित ने फुसफुसाकर पूछा, ये क्या है? काका ने धीरे से कहा, जो भी है, देवेंद्र नहीं है। बाहर फिर आवाज आई, मैं वापस आ गया हूँ। काका ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, देवेंद्र वापस नहीं आया था। उन्होंने अमित की तरफ देखा। उस रात से वो कभी लौटा ही नहीं। बाहर अचानक पूरी शांति हो गई। कुछ क्षण बाद दरवाजे के नीचे से मिट्टी की एक पतली लकीर अंदर आने लगी। धीरे धीरे वह लकीर काका के पैरों के पास पहुंची और वहीं रुक गई। उस मिट्टी के बीच एक छोटा सा काला ताबीज पड़ा था। अमित उसे देखते ही समझ गया, वो ताबीज अब बरगद के नीचे नहीं था, और इस बार वो सीधे हरिराम काका के घर आया था। हरिराम काका के कमरे में किसी की आवाज नहीं निकली। फर्श पर पड़ा काला ताबीज सबको दिखाई दे रहा था। वही ताबीज जिसे कुछ दिन पहले बरगद के नीचे देखा गया था। अमित ने धीरे से पूछा, काका, इसे उठाएं। काका ने तुरंत कहा, नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं। काका ने ताबीज से नजर हटाए बिना कहा, इसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अमित ने पूछा, तो फिर इसे यहाँ किसने रखा? काका बोले, यही पता करना है। कुछ देर तक सब ताबीज को देखते रहे। फिर काका ने अचानक दादी से कहा, आपको कुछ याद आ रहा है?
दादी चौंकी। क्या आपने कहा था कि हमारे परिवार में ये ताबीज पहले भी आया था? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, किसके पास? दादी चुप रही। काका ने फिर पूछा, किसके पास आया था? दादी ने धीरे से कहा, मेरे पिता के पास। अमित ने तुरंत पूछा, कब? देवेंद्र के गायब होने के कुछ साल बाद। तब क्या हुआ था? दादी बोली, उन्हें ताबीज खेत के पास मिला था। अमित ने पूछा, उन्होंने क्या किया? वापस बरगद के पास रख दिया। फिर कुछ नहीं हुआ। अमित ने कहा, तो फिर इस बार इसे वापस क्यों लाया गया? दादी ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि शायद इस बार कोई इसे वापस नहीं रखना चाहता। हरिराम काका ने ताबीज को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कहा, इसमें कुछ बदला हुआ है। अमित ने पूछा, क्या? काका ने ताबीज की तरफ इशारा किया। इसमें बंधा हुआ धागा देख। लाल धागे के बीच एक बहुत पतला काला धागा भी था। अमित ने कहा, पहले तो ये नहीं था। दादी ने ध्यान से देखा। नहीं, काका बोले, यही असली बात है। क्यों? क्योंकि ये काला धागा हमारे पुराने ताबीज में कभी नहीं था। अमित ने पूछा, तो किसने बांधा? काका ने कहा, शायद देवेंद्र ने। अमित चौंक गया। लेकिन देवेंद्र तो 70 साल पहले गायब हुआ था। हाँ, और ये ताबीज अभी मिला। काका ने कहा, यही वजह है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि देवेंद्र के गायब होने से पहले उसने इस ताबीज में कुछ बदला था। क्या? पता नहीं। तो पता कैसे चलेगा? काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, उसका जवाब शायद तुम्हारे घर में है। अमित ने पूछा, कहाँ? काका ने कहा, तुम्हारे दादा की पुरानी चीजों में। उस शाम सभी लोग अमित के घर पहुंचे। राजेंद्र ने पुराने संदूक को बाहर निकाला। संदूक काफी समय से खोला नहीं गया था। दादी ने कहा, तुम्हारे दादा की कुछ चीजें अभी भी इसमें हैं। अमित ने पूछा, क्या? कुछ पुराने कपड़े, पूजा की चीजें और कुछ तस्वीरें। संदूक खोला गया। अंदर कई पुरानी चीजें थी। एक पीतल की छोटी घंटी, कुछ पुराने पूजा पाठ, एक कपड़े में बंधी माला और सबसे नीचे एक छोटी लकड़ी की डिब्बी। दादी ने उसे देखते ही कहा, इसे खोलो। राजेंद्र ने डिब्बी खोली। अंदर एक पुराना कपड़ा था। कपड़ा हटाते ही एक छोटी सी तांबे की प्लेट दिखाई दी। उस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। अमित ने उसे उठाया। अक्षर बहुत पुराने थे। वह पढ़ने की कोशिश करने लगा। फिर उसने धीरे धीरे पढ़ा, जिसे बांधा गया है उसे पुकारना मत। कमरे में सन्नाटा छा गया। हरिराम काका ने तुरंत प्लेट अपने हाथ में ले ली। उन्होंने दूसरी तरफ देखा। वहां सिर्फ 3 निशान बने थे, 3 सीधी रेखाएं और बीच में एक गोल निशान। अमित ने कहा, ये वही निशान है। काका ने सिर हिलाया। हाँ। दादी अचानक बोली, इसके पीछे भी कुछ लिखा है। सबने प्लेट पलट दी। पीछे बहुत छोटे अक्षरों में एक और पंक्ति थी। काका ने उसे पढ़ा। उनका चेहरा बदल गया। अमित ने पूछा, क्या लिखा है? काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, नाम बंधन नहीं है, नाम ही रास्ता है। अमित ने पूछा, मतलब? काका ने कहा, अब समझ में आ रहा है कि आवाजें नाम लेकर क्यों बुलाती है। दादी ने कहा, नहीं। सब उनकी तरफ देखने लगे। दादी ने धीरे से कहा, अगर ये सच है तो देवेंद्र का नाम लेना भी शायद इसी वजह से था। अमित ने पूछा, लेकिन किसने उसका नाम लिया? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। रात को अमित अपने कमरे में गया। वह बहुत देर तक उस तांबे की प्लेट के बारे में सोचता रहा। नाम ही रास्ता है। फिर उसे कुछ याद आया। बाहर से जब आवाजें आती थी, वे हमेशा किसी का नाम लेती थी। पहले देवेंद्र, फिर राजेंद्र और फिर अमित। उसने तुरंत दादी को बुलाया। दादी। दादी कमरे में आई। अमित ने कहा, अगर ये आवाज नाम लेकर बुलाती है तो क्या ये हर किसी को नहीं बुला सकती? दादी ने कुछ सोचकर कहा, शायद नहीं। क्यों? क्योंकि नाम जानना जरूरी है। अमित ने पूछा, तो इसे हमारे नाम कैसे पता? दादी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, शायद यही कारण है कि हमारे परिवार का उस जगह से रिश्ता है। अमित ने कहा, लेकिन गांव के दूसरे लोगों के नाम भी इसे पता हो सकते हैं। दादी ने सिर हिलाया, हो सकते हैं। फिर हमारे परिवार को ही क्यों? दादी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उन्होंने वो बात कही जिसे शायद इतने वर्षों से परिवार में छिपाकर रखा गया था, क्योंकि उस बंधन को बनाने वाला हमारे परिवार का आदमी था। अमित ने पूछा, कौन? दादी ने कहा, नाम मैं नहीं जानती। आपको नहीं पता? नहीं। तो फिर किसे पता है? दादी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, शायद हरिराम काका। अमित तुरंत काका के घर जाने वाला था, लेकिन दादी ने उसे रोक दिया। अभी नहीं। क्यों? रात हो गई है। लेकिन सुबह जाना। अमित मान गया। वह वापस कमरे में चला गया।
कुछ देर बाद घर में सब शांत हो गया। अमित लेटने ही वाला था कि उसे खिड़की के बाहर से बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। अमित, वह बिल्कुल स्थिर हो गया। कुछ सेकंड बाद आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वह आवाज उसकी अपनी नहीं थी, न देवेंद्र की, न उसके पिता की, न किसी बुरे आदमी की। इस बार आवाज एक बच्चे की थी। उद्धरण चिन्ह ... अमित खिड़की से दूर हट गया। फिर उस आवाज ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अमित की आंखें खिड़की पर टिक गईं, और तभी उसे समझ आया, अब तक जो आवाजें उसे बुला रही थी, वे शायद उसे अपने पास बुलाना नहीं चाहती थी। शायद वे चाहती थी कि अमित किसी और को वहां से बाहर निकाले। अमित खिड़की से दूर खड़ा रहा। बाहर से फिर वही बच्चे की आवाज आई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस बार आवाज में डर था। अमित का मन हुआ कि पूछे, कौन हो, लेकिन तभी दादी की बात याद आई, किसी आवाज का जवाब मत देना। वह चुप रहा। कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हो गई। अमित पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह होते ही उसने दादी को सारी बात बताई। दादी ने ध्यान से सुना, फिर पूछा, आवाज बच्चे की थी? हाँ, और उसने यही कहा? हाँ। दादी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, देवेंद्र के समय भी एक बच्चे की आवाज सुनी गई थी। अमित चौंक गया। किसने? हरिनारायण ने कहा, बरगद के पास। अमित ने पूछा, क्या कहा था उस बच्चे ने? दादी ने कहा, वही, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अमित के चेहरे पर चिंता आ गई। तो फिर वो बच्चा कौन था? दादी ने सिर हिलाया, किसी ने कभी नहीं देखा। हरिराम काका के पास पहुंचते ही अमित ने उनसे ये बात पूछी। काका कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, अब शायद वो बात बताने का समय आ गया है। अमित ने पूछा, कौन सी बात? काका बोले, देवेंद्र ने बरगद के नीचे सिर्फ एक आवाज नहीं सुनी थी, उसने 3 आवाजें सुनी थी। अमित ध्यान से सुनने लगा। पहली आवाज एक बुरे आदमी की थी, दूसरी एक औरत की, और तीसरी, काका ने कहा, एक बच्चे की। अमित ने पूछा, तीनों ने क्या कहा? काका बोले, बुरे आदमी ने पूछा, तुम देर से आए हो? औरत ने कहा, उसे मत छेड़ो। और बच्चे ने कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अमित ने पूछा, देवेंद्र ने क्या किया? काका ने कहा, वो तीनों आवाजों के पीछे जाने लगा, लेकिन हरिनारायण ने उसे रोक दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि देवेंद्र किसी ऐसी चीज के बहुत करीब पहुंच गया है जिसे समझना उनके बस की बात नहीं। अमित ने पूछा, क्या देवेंद्र ने बाद में बताया था कि ये तीनों कौन थे? काका ने कहा, नहीं। फिर, लेकिन उसने एक बात कही थी। क्या? काका ने अमित की तरफ देखते हुए कहा, तीनों आवाजें अलग थी, लेकिन बोलने वाला एक ही था। अमित कुछ पल चुप रहा। एक ही? हाँ, तो फिर आवाजें अलग कैसे? काका ने कहा, शायद आवाज बदलना उसके लिए मुश्किल नहीं था। अमित ने पूछा, क्या यही ब्रह्मपिशाच है? काका ने सिर हिलाया, हम नहीं जानते। उसी समय काका की नजर दरवाजे के पास पड़ी। वहां मिट्टी का एक छोटा निशान था, 3 रेखाएं, बीच में गोल निशान, लेकिन इस बार उसके पास एक छोटी सी चौथी रेखा भी थी। अमित ने पूछा, ये नई है? काका ने कहा, हाँ। इसका क्या मतलब? काका ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। अमित ने पूछा, लेकिन आप तो सब जानते हैं। काका हल्का सा मुस्कुराए, बेटा, पुरानी कहानियों में सबसे खतरनाक बात यही होती है। क्या? जो हम जानते हैं वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होती। शाम को अमित ने घर लौटकर दादी से कहा, मैं बरगद के पास जाना चाहता हूँ। दादी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, लेकिन अगर वहाँ कोई बच्चा नहीं है। आपको कैसे पता? दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि अगर वो सच में कोई बच्चा होता, तो इतने सालों में उसकी कहानी सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं रहती। अमित ने पूछा, तो फिर वो कौन है? दादी ने कहा, यही पता करना खतरनाक है। रात करीब 11 बजे अमित अपने कमरे में था। अचानक खिड़की के बाहर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज बहुत पास थी। अमित ने आंखें बंद कर ली। आवाज फिर आई, मैं अकेला हूँ। अमित ने कुछ नहीं कहा। फिर, मुझे बहुत साल हो गए हैं। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद आवाज बिल्कुल बंद हो गई। सुबह जब अमित उठा तो उसकी मेज पर एक चीज रखी थी, काला ताबीज। वही ताबीज, लेकिन अब उसके साथ एक छोटी सी लकड़ी की पट्टी भी थी। उस पर सिर्फ एक शब्द खुदा था, तीसरा। अमित उस शब्द को देखता रह गया। दादी कमरे में आई, उन्होंने पट्टी देखी और अचानक उनके हाथ कांपने लगे। अमित ने पूछा, दादी, तीसरा कौन? दादी ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने धीरे से जवाब दिया,
पहले दो तो हम जानते हैं। कौन? दादी बोली। देवेंद्र और हरिनारायण। अमित ने पूछा। और तीसरा? दादी की आंखें ताबीज पर टिक गईं। उन्होंने कहा, तीसरा वही है जिसे हमारे परिवार ने बरगद के नीचे बांधा था। अमित ने पूछा, वो ब्रह्मपिशाच? दादी ने सिर हिलाया। शायद। और अगर वो अब भी वही है? दादी ने कहा, तभी तो आवाजें आ रही हैं। अमित ने ताबीज की तरफ देखा। लेकिन ये मेरे कमरे में कैसे आया? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। ठक ठक। सब शांत हो गए। दादी ने अमित का हाथ पकड़ लिया। बाहर से आवाज आई, अमित, मैं हूँ। अमित ने पूछा, कौन? दादी ने तुरंत उसका मुंह हाथ से रोक दिया, क्योंकि बाहर से आने वाली आवाज अमित के पिता की थी। लेकिन राजेंद्र उस समय उसी कमरे में अमित के सामने खड़े थे। बाहर से वही आवाज फिर आई, अमित, दरवाजा खोल। अमित ने सामने खड़े अपने पिता राजेंद्र को देखा। राजेंद्र बिल्कुल चुप थे, उनकी आंखें दरवाजे पर थीं। बाहर फिर आवाज आई, बेटा, मैं हूँ। राजेंद्र ने धीरे से सिर हिलाया। मेरी आवाज है, लेकिन मैं नहीं हूँ। दादी ने कहा, किसी को जवाब नहीं देना। कुछ पल तक बाहर कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। घर में बैठे सभी लोग चुप हो गए। दादी ने अमित का हाथ पकड़ रखा था। हरिराम काका ने धीरे से कहा, अब ये सिर्फ आवाज नहीं है। अमित ने पूछा, तो? काका ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, ये देख रहा है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ देर बाद बाहर से आवाज फिर आई। इस बार राजेंद्र के पिता की आवाज नहीं थी, वो एक बूढ़ी औरत की आवाज थी। बेटा, दरवाजा खोल। दादी अचानक सख्त हो गई। अमित ने उनकी तरफ देखा। दादी की आंखों में पहचान थी। उन्होंने बहुत धीमे कहा, ये मेरी माँ की आवाज है। राजेंद्र ने हैरानी से पूछा, नानी की? दादी ने सिर हिलाया। बाहर वही आवाज फिर आई, बेटी, मैं हूँ। दादी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। सुबह तक कोई घटना नहीं हुई। जब सूरज निकल आया तो हरिराम काका ने कहा, अब हमें बरगद के पास जाना होगा। दादी ने तुरंत मना किया। नहीं, काका बोले, अगर नहीं गए तो ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। दादी ने कहा, और अगर गए तो? काका ने जवाब नहीं दिया। अमित ने कहा, मैं भी चलूंगा। दादी ने उसे देखा। नहीं, लेकिन ये सब मेरे साथ हो रहा है। दादी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? पेड़ के नीचे मत जाना। अमित, राजेंद्र, हरिराम काका और गिरधारी लाल बरगद से लगभग 15 कदम दूर रुक गए। पेड़ बिल्कुल वैसा ही था, पुराना, विशाल, शांत। उसके नीचे कोई नहीं था, न कोई आवाज, न कोई हलचल। लेकिन जमीन पर वही 3 रेखाएं थीं, बीच में गोल निशान, और इस बार उसके आगे एक और निशान बना था, एक छोटा सा अर्धचंद्र जैसा चिन्ह। अमित ने पूछा, ये पहले नहीं था? काका ने कहा, नहीं। गिरधारी लाल ने धीरे से कहा, शायद ये आखिरी निशान है। अमित ने पूछा, आखिरी? उन्होंने कहा, मेरे पिता ने एक बार इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अगर 3 रेखाओं के साथ गोल निशान बने और उसके आगे चौथा चिन्ह दिखाई दे। अमित ने पूछा, तो? गिरधारी लाल ने बरगद की तरफ देखते हुए कहा, जिस चीज को बांधा गया था वो अपनी जगह छोड़ने वाली होती है। अचानक पेड़ की एक सूखी शाखा नीचे गिरी। सब पीछे हट गए, लेकिन शाखा के साथ मिट्टी भी थोड़ी हट गई। उसके नीचे कुछ दिखाई दिया, एक पुरानी पत्थर की पट्टी। हरिराम काका ने कहा, यही है। अमित ने पूछा, क्या? जिसे देवेंद्र ढूंढ रहा था। पट्टी पर पुराने अक्षर थे। धूल साफ करने पर एक नाम दिखाई दिया, माधव। अमित कुछ पल तक उस नाम को देखता रहा, फिर उसने पूछा, ये कौन था? दादी, जो कुछ दूरी पर खड़ी थी, अचानक आगे बढ़ी। नाम देखते ही उनका चेहरा बदल गया। नहीं। राजेंद्र ने पूछा, माँ? दादी ने कहा, ये वही नाम है। किसका? दादी ने कांपती आवाज में कहा, हमारे परिवार के उस आदमी का, जिसने बरगद के नीचे वो बंधन बनाया था। अमित ने पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि नाम पता नहीं था। दादी ने सिर झुका लिया, मुझे पूरा नाम नहीं पता था। तो अब? दादी ने पत्थर की पट्टी को देखा, अब पता चल गया। हरिराम काका ने पूछा, क्या ये वही माधव था? दादी ने कहा, हाँ। और उसने क्या बांधा था? दादी चुप रही, फिर बोली, मेरे दादा की कहानी के अनुसार माधव ने किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को नहीं बांधा था। सबकी नजर उनकी तरफ उठ गई। अमित ने पूछा, तो फिर? दादी ने बरगद की तरफ देखा। उसने एक ऐसी चीज को बांधा था
जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाया था। उसी समय बरगद के भीतर से एक बहुत धीमी आवाज आई, मुझे। सब स्थिर हो गए। फिर वही आवाज, उद्धरण चिन्ह ... बाहर निकालो। अमित ने दादी की तरफ देखा। दादी ने तुरंत कहा, पीछे हटो। लेकिन हरिराम काका ने पेड़ की जड़ों की तरफ ध्यान से देखा। वहां मिट्टी के नीचे कुछ और था, एक पत्थर, उस पर वही 3 रेखाएं बनी थी, और बीच में एक नाम। हरिराम काका ने उसे पढ़ने की कोशिश की, फिर उनका चेहरा बदल गया। अमित ने पूछा, क्या लिखा है? काका ने बहुत धीमे कहा, माधव नहीं। उन्होंने एक पल रुककर आगे पढ़ा। माधव के नीचे एक और नाम लिखा है। अमित ने पूछा, किसका? काका ने पत्थर की तरफ देखते हुए कहा, देवेंद्र। सबकी सांसें थम गईं। दादी ने तुरंत कहा, ये नहीं हो सकता। हरिराम काका ने कहा, क्यों? दादी बोली, क्योंकि देवेंद्र तो बहुत बाद में पैदा हुआ था। काका ने धीरे से जवाब दिया, यही तो समस्या है। अगर ये पत्थर सच में पुराना है, उन्होंने अमित की तरफ देखा, तो देवेंद्र का नाम यहाँ 70 साल पहले कैसे लिखा था? पत्थर पर लिखा देवेंद्र का नाम देखकर सब चुप थे। अमित ने कहा, यह संभव नहीं है। देवेंद्र तो 70 साल पहले गायब हुआ था। हरिराम काका ने पत्थर को ध्यान से देखा, फिर बोले, शायद यही वजह है कि उसकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई। दादी ने धीरे से कहा, नहीं, मुझे अब सब याद आ रहा है। सब उनकी तरफ देखने लगे। दादी बोली, मेरे दादा ने बताया था कि माधव ने बरगद के नीचे किसी इंसान को नहीं बांधा था। उसने एक वचन बांधा था। अमित ने पूछा, कैसा वचन? कि उस जगह से कोई चीज बाहर नहीं जाएगी। लेकिन देवेंद्र का नाम। दादी ने कहा, देवेंद्र उस बंधन को तोड़ने गया था। हरिराम काका ने बात आगे बढ़ाई। देवेंद्र को लगा था कि ब्रह्मपिशाच किसी मृत आदमी की आत्मा है, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि गांव की कहानी अधूरी थी। असल में उस जगह से जुड़ी शक्ति को किसी ने बहुत पहले बांध दिया था। देवेंद्र ने उसे खोलने की कोशिश की। अमित ने पूछा, फिर? वो गायब हो गया। और उसके बाद ताबीज? काका बोले, ताबीज उस बंधन को फिर से मजबूत करने के लिए था। अमित ने धीरे से पूछा, तो इतने सालों से जो आवाजें सुनाई देती रही? दादी ने कहा, शायद वो देवेंद्र नहीं था। फिर कौन? दादी ने बरगद की तरफ देखा। वही, जिसे माधव ने बांधा था। अमित ने ताबीज की तरफ देखा। तो इसे वापस वहीं रखना होगा। काका ने सिर हिलाया। हाँ, कौन रखेगा? दादी ने तुरंत कहा, कोई अकेला नहीं जाएगा। उस शाम गांव के 4 लोग बरगद के पास पहुंचे। किसी ने पेड़ के नीचे कदम नहीं रखा। हरिराम काका ने दूर से ताबीज को उस जगह रख दिया जहां 3 रेखाएं बनी थी। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। फिर हवा तेज हुई, बरगद की पत्तियां हिलने लगी, और अचानक सब शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई निशान, न कोई हलचल, बस वही पुराना बरगद। घर लौटते समय अमित ने दादी से पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया? दादी ने कहा, शायद। और देवेंद्र? दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, देवेंद्र शायद उस रात मर नहीं गया था। अमित ने पूछा, तो? शायद वो बंधन को मजबूत करने में सफल हुआ था, लेकिन खुद वापस नहीं आ सका। अमित ने पीछे बरगद की तरफ देखा, और उसकी आवाज। दादी बोली, शायद वो आवाज कभी उसकी थी ही नहीं। अगली सुबह गांव में सब सामान्य था। बरगद के नीचे फिर कोई नहीं गया। लोग आज भी उस रास्ते से घूम कर जाते थे। लेकिन उस रात के बाद किसी ने किसी आवाज को वहां से अपना नाम लेकर बुलाते हुए नहीं सुना। सालों बाद भी बुजुर्ग बच्चों को यही कहते रहे, बरगद के नीचे मत जाना। और अगर कोई पूछता, क्यों, तो जवाब मिलता, क्योंकि कुछ जगहें इसलिए नहीं छोड़ी जाती कि वहां कुछ दिखाई देता है, बल्कि इसलिए कि वहां जो है उसे वहीं रहना चाहिए। और बरगद, वो आज भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। उस घटना को 15 साल बीत चुके थे। गांव बहुत बदल चुका था। जहां पहले कच्ची सड़क थी, वहां अब पक्की सड़क थी। पुराने घरों की जगह नए मकान बन चुके थे। लेकिन गांव के बाहर खड़ा वह पुराना बरगद आज भी वैसा ही था। लोग आज भी उसके नीचे नहीं जाते थे। अमित अब आगरा में रहता था और गांव बहुत कम आता था। एक शाम वह अपने पिता राजेंद्र के साथ खेत से लौट रहा था। बरगद के पास से गुजरते हुए उसकी नजर अचानक पेड़ की जड़ों पर पड़ी। वहां वही काला ताबीज रखा था। अमित कुछ पल के लिए रुक गया। पिताजी, ये तो वही है। राजेंद्र ने ताबीज को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। तभी पीछे से दादी की आवाज आई, उसे वहीं रहने दो। अमित ने मुड़कर पूछा, दादी, इतने साल बाद ये फिर यहाँ कैसे आया? दादी कुछ देर बरगद को देखती रही, फिर बोली, शायद इसलिए
क्योंकि कुछ कहानियों को खत्म करने की जरूरत नहीं होती। अमित ने पूछा, तो क्या वो अब भी यही है? दादी हल्का सा मुस्कुराई, पता नहीं। फिर उन्होंने बरगद की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इतने सालों में उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उसे उसकी जगह पर ही रहने दो। अमित ने आखिरी बार बरगद की तरफ देखा। हवा चली, पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिली, ताबीज जड़ों के बीच पड़ा रहा, और फिर तीनों वहां से आगे बढ़ गए। उस दिन के बाद गांव में उस बरगद से जुड़ी कोई नई घटना कभी नहीं हुई। लोगों ने धीरे धीरे उस कहानी को पुराना किस्सा समझना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग जब रात में बच्चों को उस बरगद की कहानी सुनाते हैं, तो अंत में एक बात जरूर कहते हैं, हर पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होता, और हर सन्नाटा खाली नहीं होता। और शायद इसी वजह से वो बरगद आज भी वहीं खड़ा है, शांत, स्थिर, और अपनी जड़ों के नीचे एक ऐसा राज दबाए हुए जिसे इंसानों ने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। दोस्तों, मैं अपना ये चैनल किसी बगल वाले यात्री से सब्सक्राइब करवा रहा था ट्रेन में, तो उसने मुझे ये कहानी बताई और मैंने आपके सामने पेश कर दी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, आप भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।